बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर देखे होइएगा प्रीवियस ईयर का, है ना। 1992 से लेकर के, पहले इसको समझ लेते हैं। 1992 से लेकर के 2021 तक का जो मेंस का एग्जामिनेशन हुआ है बीपीएससी का, चाहे वो सीडीपीओ का पेपर रहा हो या कंबाइंड सिविल सर्विसेज का रहा हुआ हो, उससे लगभग प्रत्येक 2 साल 1 साल या 3 साल के गैप के बाद में बीपीएससी के द्वारा इसरो से संबंधित प्रश्न पूछा ही जाता है। कैसे प्रश्न पूछता है इसको समझते हैं सुस्मिता। या तो इसरो से तुमको डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा, ठीक, या इसरो से तुमको इनडायरेक्ट प्रश्न पूछेगा। अब यहां समझते हैं कि डायरेक्ट प्रश्न अभी तक केवल एक ही बार पूछा है, वह पूछा है 60 से लेकर के 62वीं बीपीएससी में। समझो ध्यान से, इसमें क्या पूछा गया था प्रश्न को कि इसरो की उपलब्धियों के बारे में बताएं और उनके आगामी रोमांचक लक्ष्य क्या है। बहुत अच्छा एक वर्ड जोड़ा गया हुआ है, सब लोग ध्यान से समझना। प्रश्न क्या पूछा गया था साइंस टेक में, तो 60वीं 62वीं बीपीएससी मेंस में, कि इसरो की उपलब्धियां को बता। काफी सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन उसके अगले प्रश्न में जोड़ दिया गया था सुस्मिता कि इसरो की रोमांचक लक्ष्य क्या है। ठीक, अब यहां जो रोमांचक है, यह रोमांचक शब्द जो होता है वो प्रेमी वाला वर्ड मत यूज कर लेना, वहां समझना भी मत। रोमांचक का मतलब होता है कि एक ऐसा मिशन जिसको कि वो कल्पना में ही है। कल्पना का मतलब क्या कि वो अभी तक धरातल पर नहीं आया हुआ है। जैसे हम लोग बोलते हैं, प्रणाम नीतीश, जैसे हम लोग कहते हैं ना ज्योति कि हमारी नौकरी हो जाएगी तो हम अमेरिका घूमने जाएंगे, फिलीपींस घूमने जाएंगे, यानी हमने अभी तक उसको किस में देखा है, या तो सपना में देखा है, ख्याल में देखा है, या अभी सोशल मीडिया के थ्रू देखे होंगे ना। यानी जिस चीज की हम कल्पना करते हैं वर्षा, जिसको हमने आई से नहीं देखा हुआ है, आई साइड से नहीं देखा हुआ है, उस चीज को हम फ्यूचर में देखेंगे, उसी को बोलते हैं रोमांचक, इसको बोलते हैं एडवेंचर। ठीक, तो इसी में पूछा गया कि इसरो की उपलब्धि तो बच्चा लिख दिया था, लेकिन सेकंड कॉलम जो था ये 36 नंबर का क्वेश्चन था, पहले बता दिए है ना। 36 नंबर का क्वेश्चन था, यानी क्या होगा, यह 18 और 18 नंबर में डेविएट किया जाएगा। यानी पहले क्वेश्चन के लिए आपसे देगा 18 नंबर, और सेकंड की रोमांचक लक्ष्य क्या है उसके लिए तुमको क्या देगा, 18 नंबर देगा। तो बच्चा क्या किया, इसको तो लिख दिया, लेकिन इसमें थोड़ा उनको दिक्कत लग गया कि एक रोमांचक वर्ड जो है ना, वो उनको क्या किया कि लगा कि भाई ये बीपीएससी क्या पूछ दिया। वास्तव में रोमांचक का मतलब कुछ नहीं था, कि रोमांचक का यह था कि उनके अपकमिंग कौन कौन से मिशन है, उसी के विषय में हमको यहाँ पर क्या करना था, मेंस में लिखना था। राइट, तो जिस बच्चे ने इसको समझ के लिखा होगा अपने कॉपी में, उनको काफी अच्छा नंबर मिला होगा। जैसे हमको भी मेंस दिए थे, इंटरव्यू भी 60-62 का हमने दिया था, तो हमने इसको कुछ को तैयार हम पहले ही करके गए थे, तो काफी अच्छा हमने उसको लिखा हुआ था, क्योंकि इसी के बिहाफ पे हम अभी इसको डिस्कस करेंगे, पढ़ाएंगे, या हम लोग चर्चा करेंगे उस चीजों को। बात समझ में आया। तो रोमांचक एक अलग वर्ड हो जाता है। उसको देखो कि बीपीएससी अगर रोमांचक या कोई भी ऐसे वर्ड को यूज करता है विषय के अलग अलग क्षेत्रों में, तो समझना क्या कि उसका अलग अलग मतलब होता है। जैसे प्यार का मतलब क्या होता है कि हम किसी चीज से करेंगे उसका प्यार अलग होगा, पापा हमसे करेंगे उनका प्यार अलग होगा, मम्मी का प्यार अलग होगा, बहन का प्यार अलग होगा, एक वर्ड है ना प्यार। उसी प्रकार रोमांचक वर्ड जो होता है वह एक ही वर्ड है, लेकिन जब अलग अलग इनको यूज किया जाता है बीपीएससी के द्वारा, तो वो सब्जेक्ट के अनुसार डिफाइन किया जाता है, या सब्जेक्ट के अनुसार डिफाइन होता है। क्लियर है। अब देखो कि इनडायरेक्ट, ये तो था डायरेक्ट प्रश्न, एक ही बार पूछा है अभी तक। इनडायरेक्ट में क्या पूछा था कि आपसे कई बार पूछा जाता है कि देखो कि इसरो हमारे पास क्या करता है, यह बेसिकली सैटेलाइट फील्ड में काम करता है। ठीक है वर्षा, हमारे पास क्या सैटेलाइट को बनाता है, उसको क्या लॉन्च करता है। ठीक, तो कई बार बीपीएससी बहुत बार मेनी टाइम्स क्वेश्चन पूछा है इस सैटेलाइट से जुड़ा हुआ कि जो उपग्रह होते हैं, उस उपग्रह का हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है, उपग्रह का भारतीय कृषि में क्या योगदान है, उपग्रह का हमारा आपदा प्रबंधन में क्या योगदान है, उपग्रह का भूमि संवेदन में क्या योगदान है। यानी उपग्रह से कोई भी वर्ड पूछेगा वो सब किसी से जुड़ करके आएगा, इसरो से जुड़ करके आएगा। ये हमेशा मल्टीपल टाइम्स पूछा जाता है। तो अब बीपीएससी आपसे डायरेक्टली नहीं पूछेगा नीता कि इसका मिशन क्या है या क्या क्या उपलब्धियां हैं। आपको अगर घुमा के पूछेगा तो आपको यह उपलब्धि भी जानना पड़ेगा, और जो उसके आगे आने वाले टारगेट हैं उसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और बेसिकली जो सैटेलाइट का हिस्सा है ना, जब हम हर चीज सेक्शन को डिस्कस करेंगे पॉइंट टू पॉइंट, तब ये ऑलरेडी सैटेलाइट उसमें क्या हो जाएगा, इंक्लूड होकर चला जाएगा। हम लोग उसको भी डिस्कस कर लेंगे, सब समझ में आपको आ जाएगा। ठीक, तो ये पढ़ने के बाद में होगा क्या कि एक तो अभी क्या है कि वर्तमान समय में जो भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं, खास करके इसरो भी काफी हाईलाइटेड है, क्योंकि अभी देखो कि 2022 से लेकर के
2030 तक का इसरो का 7 ऐसा मतलब लार्जेस्ट मिशन है ना कि जो भी दुनिया सोच रहा है, और इंडिया हमारा क्या करता है कि वह उस करने पर लगा हुआ, मिशन उसको पूरा करने पर लगा हुआ है ना। तो ये हमारे इसरो का यानी जो स्पेस रिसर्च है या स्पेस रिसर्च अचीवमेंट है, उस पर हमारे इंडियन साइंटिस्ट की लगन, मेहनत, उनका त्याग दर्शाता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है पढ़ने के लिए। तो आज हम लोग क्या करेंगे, इसी चीज़ों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखो हमने एक वर्ड आपको दिया था क्या कि इसरो की वाणिज्यिक उपलब्धियां, बोला था कि वाणिज्यिक उपलब्धियां। तो आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट क्या हो गए कि उपलब्धियां तो समझ में सबको आ रहा होगा, लेकिन वाणिज्यिक में यानी इस कॉमर्शियल वाले वर्ड में बहुत सारे लोग क्या होंगे, फंस गए होंगे कि भाई सर ने क्या टॉपिक दे दिया वाणिज्यिक वाला। ठीक, देखिएगा कि सरकार भी व्यापार करती है, जैसे कि हम आप व्यापार करते हैं, तो भारत सरकार भी व्यापार करती है। भारत सरकार का जो इसरो एक विंग है, एजेंसी है, यह भी व्यापार करता है। तो इसरो जो व्यापार करता है वर्षा, उस व्यापार को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वाणिज्यिक बोलते हैं। और यह क्यों अभी महत्वपूर्ण हो रहा है, आपको पता है कि अभी तक हमने क्या, जितना भी मिसाइल हम बनाते हैं, जितना भी उपग्रह बनाते हैं, कभी यूएसएसआर से लिया हमने तकनीक लिया, कभी जर्मनी से लेते हैं, कभी फ्रांस से लिया, कभी चाइना से लिया, कभी कहीं किसी और देश से लिया, है ना। लेकिन हम इतने कैपेबल नहीं थे कि हम अपना तकनीक दूसरे देश को दे सके। लेकिन अभी क्या है कि जैसे डीआरडीओ ने कोई मिसाइल बनाया है, फिलीपींस को बेचेगा, इसरो कोई उपग्रह बना रहा है, उसका बेनिफिट माइक बांग्लादेश ने घर घर करता सारी का। इसरो कुछ अगर उपग्रह बनाया हुआ उसका यूज क्या करेगा, वो हम आप सब लोग कर रहे हैं, उसको हम लोग देखेंगे। आज पूरा हर डायमेंशन को उसको पढ़ने का हम प्रयास करेंगे। यहाँ तक सबको समझ में आ गया कि क्या डिस्कस करेंगे हम लोग अभी? यस। अब इसको समझते हैं कि हम वाणिज्यिक उपलब्धि को समझने से पहले किस स्थिति में हुआ, अगर इसकी थोड़ी बहुत हमको हल्की जानकारी हो जाती है तो हमको इस चैप्टर को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगा। क्लियर है? देखो यहाँ पर समझते हैं। तो इसरो की स्थापना समझने से पहले हम कुछ ऐसे घटनाक्रम को जानने का प्रयास करेंगे जो 1940 से लेकर के 1955 के बीच में घटित हुआ है। समझो ध्यान से। इसरो को जानने से पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा पूरा ग्लोब मान लो, पूरा ग्लोब हमारा ये है ना, इसी में कहीं हमारा भारत होगा, कहीं और देश होगा। तो हम कुछ ऐसे, देखो भारत का इतिहास कहाँ से शुरू होता है, भारत का आधुनिक इतिहास विज्ञान के क्षेत्र में, तो हम क्या बोलेंगे 1947 के बाद, जब से आजाद होगा तभी से शुरू करेगा चंद्रशेखर। ठीक है, तो भारत के साथ 1947 में जब यह आज़ाद हुआ तो 1947 से लेकर के अभी प्रेजेंट 25 मई 2022 तक का जो इसरो का अचीवमेंट है, इस चीज़ को अगर हम डिस्कस करेंगे तो इसकी उपलब्धि कैसे कैसे आया था। आपने बहुत बार देखा होगा इंडिया टाइम्स के आर्टिकल्स में या बिजनेस सेंटर के आर्टिकल्स में कि जो पहले जो उपग्रह छोड़े जाते थे, प्रक्षेपण किया जाता था, तो जो उपग्रह का कैनोपी था या फिर जो भी उसका छोटा प्लान था, वो साइकिल से, बैलगाड़ी से या कंधे पे डाल करके वैज्ञानिक लेके जाते थे। देखा हमने इमेज कहीं देखा होगा आपने कि आप उपग्रह को चाहे तो मतलब एयर टू एयर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। साइकिल बैलगाड़ी का समय खत्म हो गया। यानी वो एक इतिहास क्रम बताता है हमारे इसरो का, जो जब से स्थापना हुआ और वर्तमान में उसका ये कॉमर्शियल यूज कैसे हुआ है, उसी क्रम को हम तब समझ पाएंगे जब हम इसका स्थापना से लेकर के आज तक की इसके क्रियाविधि को हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हमको तुलना करना, जैसे कि बहुत सारे बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं, तो इस 1940 से 55 के बीच में हम कुछ ऐसे देश का चर्चा करेंगे जो भारत की आज़ादी से या तो 2-3 साल पहले आज़ाद हुआ हो या 2-3 साल बाद आज़ाद हुआ हो। जब भी किसी टॉपिक को हम तुलना करके पढ़ाई करते हैं ना, कि जैसे कि भारत और पाकिस्तान का हम चर्चा करते हैं, इवन कि हिंदुस्तान का 80% आबादी भारत के विकास को पाकिस्तान के विकास से जोड़ करके देखता है। कितना गलत बात है। पाकिस्तान हमारा तुलना कभी नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका क्षेत्रफल कम है, वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज कम है, वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज कम है, तो कैसे उसकी हम तुलना करेंगे। लेकिन जो बुद्धिजीवी वर्ग होता है वह हमेशा क्या करता है कि अपने से ताकतवर लोगों से क्या करता है, कंपेयर करता है, तुलना करता है। लेकिन हम क्या करेंगे कि कुछ ऐसे देश का बीच बात करेंगे जो हमारे एरा के 40-55 के बीच में आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, और उनका स्पेस डेवलपमेंट कैसे हुआ, समझिए पल्लवी, यानी उसका अंतरिक्ष का विकास कैसे कैसे हुआ, ताकि हमको समझ में आएगा ना भाई कि भारत से छोटा छोटा देश ऐसा है ना जो भारत में लोकतंत्र सूचकांक में आगे है, भारत में शांति सूचकांक में आगे है, विभिन्न प्रकार के सूचकांक में आगे है, स्पेस में बहुत आगे है। वो हर चीज़ को समझने का हम प्रयास करेंगे। और कुछ भारत के ऐसे भी देश हैं, भारत के पड़ोसी देश हैं जो भारत के बाद आज़ाद हुए हैं, ठीक, लेकिन वो स्पेस में भारत से बहुत आगे हैं। क्यों आगे? कुछ कारण तो होगा ना ज्योति उसका।
उसी चीज को हम क्या करेंगे, आज समझने और जानने का प्रयास करेंगे। ठीक, देखो 1943 में आपका एक देश है लेबानन, कहाँ है मैप में देख लेकर हमको बताना। ठीक, फिर देखो 1943 में एक और देश हमारा है बेलारूस, यूरोपियन कंट्रीज है, सॉरी एशियन कंट्री। हाँ ठीक। अब देखो कि एक और हमारा देश है 1943 में ही, आइसलैंड का नाम सुने हुएगा आप लोग। एक आइसलैंड ऐसा देश है ना कि हर सूचकांक में आगे ही रहता है ना, काफी शांति है वहाँ, लोकतंत्र भी ठीक ठाक है, भुखमरी भी ठीक ठाक है, मतलब बहुत बढ़िया देश समझ लो, मान के चलो वो है। ठीक, फिर देखो 1944 मोरक्को का नाम, बहुत अच्छा जगह है मोरक्को का। ये देखो अब ये जो 1945 का समय है, हम यहीं से क्या करते हैं इसरो, अब देखो इसको भी हम डिस्कस करेंगे अभी, लेकिन 1945 में कुछ ऐसे देश हैं जिस देश की तकनीक के बारे में बीपीएससी अपने पीटी में बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। 1945 में क्या था कि कुछ हमारे ऐसे देश हैं एशियन कॉन्टिनेंट के देश में जो काफी डेवलप हमसे है छोटा भुटुनकी सर के बहुत तेज है वो। देखो सबसे पहला नाम आता है नॉर्थ कोरिया का, फिर नाम आता है साउथ कोरिया का। ये दोनों ऐसा देश है, खासकर इसको तो नहीं ये नॉर्थ कोरिया का, लेकिन साउथ कोरिया में क्या है कि 7G चल रहा, नहीं वर्षा चल रहा है 7G वहाँ पर, बहुत सरल से चलता है। यानी अगर कोई मूवी डाउनलोड करना है बस क्लिक करो तुरंत डाउनलोड वो हो जाएगा। देख रही हो ना कि कब आज़ाद हुआ, 1945 में आज़ाद हुआ। हम लोग कब आज़ाद हुए थे चंद्रशेखर, 1947 में। देखो उपलब्धि सीधा बहुत सारे आपको नोट्स में से भी, तो पल्लवी तो आजकल नोट्स के चक्कर में पड़ी हुई है, तो नोट्स में पल्लवी मिल जाएगा सीधा सीधा, लगभग हर कोचिंग वाले जो भी है ना, हर कोचिंग या नोट्स वाले में लिखा रहता है, इसरो का उपलब्धि लिख देगा कि हाँ आर्यभट्ट से लेकर के चंद्र मिशन तक वो बता देगा। मेंस में आपको वही लिखना होगा, आंसर भी आपको उसी से मिल जाएगा, समझी। लेकिन इतना चीज़ हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि दिमाग के कोना में बैठेगा बात आपको, तो उसको इंटरव्यू में या कहीं को रिलेट करके उसको लिख लीजिएगा। आई बात समझ में। फिर देखो एक और बड़ा सुंदर देश है, उस देश का नाम है वियतनाम। आई भुटुनका सा देश हाइड्रोजन बम बना करके बैठा हुआ है। हाल फिलहाल में देखिए दक्षिण कोरिया ने कोई इसका कौन सैटेलाइट था, नूरी की नूर था, पीटी में पढ़ा होगा बहुत लोग। अब देखो इसका हम यहाँ पर क्यों चर्चा की है, यहाँ पर समझो ध्यान से कि साउथ कोरिया जो हमारे से इंडिया से तकनीक में बहुत आगे है, लेकिन वो स्पेस रिसर्च में इंडिया से बहुत पीछे है। देख रही हो ना कि नूरी अपना सैटेलाइट अभी छोड़ा है 2022 में, हम लोग 1969 से क्या कर रहे हैं, इस सैटेलाइट को छोड़ने के लिए विभिन्न प्रकार का योजना पर हम काम कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले था ना हमारा आर्यभट्ट, कब छोड़ा गया था, 1975। देख रही हो ना, यानी हम 1975 से ही अंतरिक्ष में बउआ रहे हैं। साउथ कोरिया जो है वो अभी बउआना शुरू किया है, लेकिन तकनीक में ये हमसे बहुत आगे है, लेकिन स्पेस वर्क में हमसे बहुत पीछे है। 1947 में क्या था कि हमारे यहाँ हमारे ग्लोब पे इंडिया एंड पाकिस्तान दो देश क्या हुए थे, हम स्वतंत्र हुआ था। इसी इंडिया के विषय में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जो इसरो से जुड़ा हुआ मुद्दा है उस संदर्भ में। बात समझ में आया। अब देखो फिर हम यहाँ लिख देते हैं 1948 में एक ऐसा देश आज़ाद हुआ था कि जो हर मामले में बहुत अलग है, मतलब उसका तो कोई तुलना ही नहीं कर सकता अभी के समय में। नाम क्या है, इजराइल। नाम सुने होगा ना सब लोग। देखो यहाँ पे इजराइल, उसके बाद श्रीलंका और म्यांमार। अब देखो अब इजराइल, श्रीलंका और म्यांमार जो था, इन तीनों देशों में क्या है वर्षा, इजराइल का क्षेत्रफल तो बहुत छोटा है ना बहुत, लेकिन ये स्पेस रिसर्च में बहुत आगे है ना। 1 करोड़ से कम लोग हैं सर, 90 लाख। हाँ 90 लाख से 90 लाख के आसपास में है, लेकिन ये स्पेस में बहुत आगे है। सोचो कि हमारे यहाँ अगर मान चलो कि अगर हमारे इंडिया में कोई विदेशी उपग्रह अगर बम गिराना चाहेगा ना, विदेशी कोई देश अगर बम गिराना चाहेगा ज्योति झा, तो अभी मेरे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि उसको रोक पाएंगे। बात समझ में आया। देखो समझो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। जैसे एक ये क्या हुआ, पूरा एयर क्षेत्र हो गया, ये हमारा क्या इजराइल देश हो गया है ना। अगर कोई दूसरा देश इस पर क्या गिराएगा, बम गिराएगा ना, तो इसका जो एयर, इसको बोलते हैं एयर डिफेंस सिस्टम, एडीएस है ना। तो अगर इसने ऐसा डेवलप कर लिया अपना तकनीक को कि अगर कोई भी विदेशी उपग्रह या क्या नाम उसको बोलते हैं बम इस पर गिराएगा ना, तो अपने आप इसके जमीन से निकल के एक वो बम जाएगा, इसको खत्म कर देगा। यानी इसको बोलते हैं इसने अपने पूरा एयर रीजन को कवर कर रखा है।
लेकिन अगर हमारे भारत की बात करते हैं तो भारत के पास ये सिस्टम नहीं है। अगर हमारे पास कोई बम गिराता है हमारे एरिया में, तो जब तक हमारे पास सूचना मिलेगी तो उसके बाद ही हम मैनुअली, यानी आदमी बटन टिपेगा तब जाके कोई बम इसको उड़ाएगा। लेकिन ये क्या है, सेंसर पे काम करता है, ये केवल सेंसर से काम करके इसको खत्म कर देगा। तो काफी अंतर है दोनों के देश, दोनों के सिनारियों में, स्पेस रिसर्च में। तो यही देखो, इजराइल अलग हुआ, श्रीलंका अलग हुआ, देख रहे हो कि इजराइल कितना डेवलप है, खुद समझ सकते हैं श्रीलंका और म्यांमार अभी तक कहाँ किस स्थिति में है। और सबसे महत्वपूर्ण एक और देश का नाम आता है, आपके पड़ोसी देश का नाम है, उस देश का नाम है चीन। चीन कब आजाद हुआ था? 1949 में चाइना अलग हुआ, ये स्वतंत्र हुआ था 49 में। ठीक, उसके बाद बहुत सारे देश अलग हुए होंगे, तो हमको ज़्यादा नहीं डिस्कशन करना है, हमारा इसी से काम हो जाएगा। अब देखो तो तुलना करो थोड़ा सा कि यहाँ पर क्या है कि इंडिया और चाइना लगभग 2 सालों का अंतर है ना, आज़ाद होने में केवल 2 साल का अंतर है। अब बताओ तो ये केसरी कि अगर तुमसे कोई पूछे कि स्पेस रिसर्च में चाइना आगे है कि इंडिया आगे है, तो क्या बताओगी? अब हम मुद्दे पर आते हैं। चाइना आगे है, बताइए तो वर्षा, चाइना को कैसे आगे केसरी बोल रही है? सर अभी डिफरेंशिएट नहीं कर पाऊँ, पॉइंट नहीं मिल रहा। ठीक है, आपको पॉइंट नहीं मिल रहा है, देखिए ढूंढिए आसपास में, कहीं गुम हो गया होगा। देखो, ये देश का नाम हम इसलिए लिखे हैं कि आपके पास एक दिमाग में इमेज छप जाए कि कौन देश कब अलग हुआ, ये स्वतंत्र हुआ, सॉरी, अभी उसका क्या क्या कैपेबिलिटी है। हम देखो 90 आप बात करते हैं कि 1947 में जब इंडिया स्वतंत्र हुआ, उस समय में जवाहरलाल नेहरू क्या बने, हमारे देश के प्रथम स्वाधीन प्रधानमंत्री बने। बात समझ में आया? अब क्या था कि ये नेहरू साहब के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इनका जो कोट था धुला करके विदेश से आता था, पता नहीं कहाँ सही बात गलत बात है, वो उससे हमको बहस नहीं है। लेकिन हाँ, जवाहरलाल नेहरू साहब ये पर्सनली रूप से इतना संभ्रांत परिवार से, मतलब अमीर परिवार से थे कि ये हमेशा बाहर, मतलब ये क्या उसको बोलते, विदेश भ्रमण करते थे, विदेश भ्रमण करते थे। तो ये जो विदेश भ्रमण करते थे, या तो प्रधानमंत्री बनने से पहले ही और प्रधानमंत्री बनने के बाद तो विदेश गए ही घूमने के लिए। तो जब प्रधानमंत्री बने देश का, समझे ऋतुराज, तो ये जब विदेश का भ्रमण करने गया तो देखा भाई कि हम तो बहुत पीछे हैं अभी तकनीक में, यानी हिंदुस्तान हमारा है, इतना विशाल देश है, इसके पास हर प्रकार के संसाधन है, पानी है, मिट्टी है, ह्यूमन रिसोर्स है, विभिन्न प्रकार के मिनरल्स है, विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन है, कीमती धातुएं हैं, कीमती अधातुएं हैं, हर प्रकार का भगवान ने परिपूर्ण किया है हमारे लैंड को। लेकिन फिर भी हम क्या हैं, हम फिर भी विदेशी जो छोटा मोटा भुटुनकी सा देश है, उससे हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं। किस में? स्पेस में, स्पेस के इन्वेंशन में, स्पेस के डेवलपमेंट में। तो जब नेहरू साहब बाहर विदेश घूमे तो पता चला क्या कि भाई हमारे देश से बहुत आगे के देश सब लोग घूम फिर रहा है। तो चूंकि वो प्रधानमंत्री थे, तो वो विदेशी राष्ट्रों से, चाहे यूएसएसआर हो समय हो, या जर्मनी हो, या फ्रांस हो, कोई भी देश हो ना, उनके जब नेता से या प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से जब बात उन्होंने किया, तो नेहरू साहब ने उनको, उनके सामने, बहुत सारे नेता के सामने यह बात रखा कि सर हमको भी अपने हिंदुस्तान में क्या करना है, स्पेस में डेवलपमेंट करना है। समझ में आ रहा है नीता तुमको? सीरीज जी, कौन सा सीरीज चल रहा है? पंचायत पार्ट 1 की पार्ट 2 चल रहा है। ठीक, तो जब वो नेता से बात की तो उन्होंने अनुरोध किया नेहरू साहब ने कि सर हमारा देश बहुत गरीब है, भुखमरी का शिकार है, हम तकनीक में पीछे हैं, स्पेस रिसर्च में हम पीछे हैं, कि कृपा आप हमारी क्या करें, मदद करें। बात समझ में आया? तो बहुत सारे नेता उसको उन्होंने अनुरोध किया, लेकिन सब नेता उस समय क्या हो गया, इनका डिफ्यूज कर गया। इनका मदद कौन किया था? इनका मदद करने वाला था यूएसएसआर, है ना। जैसे कि अगर आप पढ़िएगा, कभी आईआर पढ़ते होइएगा तो देखिएगा कि अभी जो वर्तमान में रसिया है ना, वो पहले क्या था, यूएसएसआर का हिस्सा था। यानी रसिया और भारत का दोस्ती कैसा है, भाई भाई का, है ना। काफी, मतलब देखोगे ना, हमारे यहाँ औद्योगिक विकास हो, हमारे यहाँ किसी प्रकार का रिवोल्यूशनरी डेवलपमेंट हो, क्रांतिकारी विकास हो, सब में रसिया ने क्या क्या मदद किया है। पंचवटी योजना में कुछ उद्योग स्थापित किया हुआ था ना, इसमें वर्षा मदद किया था हमारे यूएसएसआर ने, यानी हर क्षेत्र में मदद किया है। तो स्पेस ने भी, सर जो बरौनी का कारखाना वगैरह सब आया था उसमें। जी जी जी, पंचवर्तीय योजना भी उन्हीं का है, रूस का ही देना। हाँ, सब उन्हीं का देन है। भारत क्या, भारत मतलब कि समझो कि एक, नहीं उसको बोल सकते हैं, क्योंकि हम भी उसी देश के निवासी हैं, कि भारत के पास कुछ था नहीं, तो भाई मदद लेके ही आगे बढ़ेगा। ठीक, तो यूएसएसआर एक ऐसा देश है पूरे विश्व में, जब पूरा विश्व हिंदुस्तान का साथ नहीं दिया,
तब इस यूएसएसआर ने कहा, यहाँ रसिया मत समझना द्विवेदी, अभी समझे क्या समझोगे, केवल यूएसएसआर। तब यूएसएसआर ने कहा कि ठीक है नेहरू साहब की हम आपका क्या करेंगे, मदद करेंगे। देखो नेहरू का पर्सनल लाइफ क्या था, हमको उससे बहस नहीं है। बहुत सारा बच्चे के मन खलबली होता है कि भाई तो अलग थे, हमको उससे बहस नहीं है पर्सनल लाइफ से। हमारे क्या कि देश के प्रधानमंत्री हैं, तो इन्होंने हमारे देश के लिए क्या किया। वर्तमान में बीजेपी की सरकार जिस चीज को बेच रही है वो सब इन्हीं का स्थापना किया हुआ है। अब मत बोलना कि सर आप कांग्रेस का पक्ष लेते हैं, बीजेपी का एनडीए, सब चूंकि देखो ये सब कभी मत बोलना पॉलिटिकल बातें। हम जो डिस्कस कर रहे हैं बस डिस्कस में बात निकल गया, फ्लो में हमने बोल दिया आपको। तो दिल पे कोई आदमी मत लेना कि जो बीजेपी का समर्थक हो या जो कांग्रेस का समर्थक हो। तो ठीक, इन्होंने कहा ठीक है हम आपकी मदद करेंगे। तो जब ये पूरा घूम घाम के आए ना, अब देखो 47 में आज़ाद हुआ ना, तो जब पूरा घूम घाम करके आए, पूरा जब देश का नज़ारा देख लिया कि हमारा देश कैसा है, कैसे हम डेवलप करेंगे, तब इन्होंने क्या किया, तब समय आता है 1969 का। आप देख रही हो ना, देखिएगा सारे बच्चे कि इसी समय, ऐसा तो नहीं कि भाई 5 साल में डेवलपमेंट हो जाएगा अंतरिक्ष का। एक साधारण सा हम मकान बनाते हैं पल भी तो हमको लगभग 2 से 2.5 साल लगता है। और सोचो कि नेहरू साहब पूरा देश के लिए एक नींव तैयार कर रहे थे किसमें, अंतरिक्ष विकास में, तो समय तो लगेगा ना जी। तो नेहरू साहब इस बीच में बहुत देश विदेश में गए, बहुत सारा तकनीक इनके पास में आया, आई बात समझ में। तब उस समय एक बहुत अच्छा व्यक्ति हुआ करते थे, बहुत अच्छा, मतलब वो समझो कि साइंटिस्ट ही उनको नाम दे दिया गया है। उनका नाम था विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई, ठीक। और जवाहरलाल नेहरू किसी मंच पर उपस्थित होते हैं और यह दोनों विचार करते हैं कि नेहरू साहब कहते हैं साराभाई को कि सर साराभाई क्यों ना हम दोनों के रहते एक ऐसा संगठन बनाया जाए, या कि एक ऐसा विंग का स्थापना किया जाए जिससे कि हमारे देश का अंतरिक्ष में क्या हो, विकास हो, ताकि हम क्या हो अपने आप सेल्फ आत्मनिर्भर बन जाए। आई बात समझ में। तो इस 1969 में क्या होता है, इसरो की स्थापना होती है। समझो ध्यान से, स्थापना होता है, लेकिन इस इसरो की स्थापना से पहले, यहाँ समझो ध्यान से, इसकी स्थापना से बहुत पहले एक समय था, एरा था 1962 का। इसको समझते हैं पहले। देखो हमने आपको जंप कहाँ करवाया है, 1969 में, लेकिन अब हम आपको बैक कहाँ लेकर के चल रहे हैं, 1962 में। देखो कितना साल हो गया, लगभग 15 साल बाद, यानी 1947 में हम आज़ाद हुए और 1962 का जब समय आता है, लगभग 15 सालों के बाद में इन दोनों के बीच में कुछ बातें होती हैं। तो इसरो की स्थापना से पहले हमारे हिंदुस्तान में, समझो हमारे हिंदुस्तान में अंतरिक्ष में अन्वेषण करने के लिए एक छोटा सा संगठन का स्थापना किया जाता है। उनका नाम होता है इनकोस्पार। नाम सुने कभी आप लोग इसका? सर आज पढ़ रही थी तो ये बोला है सर क्या बोले, कोई कुछ बोल रहा था, रे कौन लड़की बोल रही थी कुछ, कोई आदमी बताया कि इसका फुल फॉर्म? देखो बड़ा छोटा सा, बहुत मतलब अच्छा नाम है इनका। देखो आईएन से क्या हो जाएगा वर्षा, आईएन से हो जाएगा इंडियन। आईएन से क्या हो गया हमारा, इंडियन, ठीक। सॉरी, आई से हो गया इंडियन, एन से हो गया नेशनल। द्विवेदी जी माइक बंद करो, घर घर की आवाज आ रही है, ठीक। आई से हो गया इंडियन, एन से हो गया नेशनल, और सी ओ से हो गया कमिटी, COMMITTEE। ज्योति झा क्लास में है कि चली गई हैं आप छुट्टी लेकर के? हाँ सर हाँ, क्या बोला, ज्योति कुमारी बोली हो कि झा बोली हो? झा बोले सर, झा। अच्छा समझ में आ रहा है? जी सर। अच्छा हमको लगा चली गई है क्लास में बोर होकर के आप। नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा, फॉर क्या है कि एक अंग्रेजी में कौन सा वर्ड इसको बोलते हैं, संयोजक शब्द बोलते हैं ना, फॉर। अब देखो एसपी का मतलब हो गया स्पेस, ठीक है मनीष, यादें हो जाएगा इसलिए इतना तोड़ तोड़ के बता रहे हैं, ठीक। आर का मतलब हो गया रिसर्च। सब लोग लिख लिए हैं इसको? देखो यहाँ पे आई से हो गया इंडियन, एन से हो गया नेशनल, सीओ से हो गया कमिटी, स्पेस स्पा इसको बोल देंगे स्पेस, इसका मतलब हो गया स्पेस, आर से हो गया रिसर्च। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे बताओ तो वर्षा? लिख लो, भारत हिंदी में इसको कहते हैं, लिख लीजिए कि अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय
राष्ट्रीय समिति, भारतीय राष्ट्रीय समिति, भारतीय राष्ट्रीय समिति। काजल गुप्ता बहुत लेट से जुड़ी हो जी, 6:45 में, क्या सीखोगी? शेखर हैं क्लास में? यस सर। आप जब छोटका फोन से बात करते थे कहीं पुराने समय में खेत में जा करके, तो उस समय कभी सोचे थे कि हम कैसे बात कर ले रहे हैं? तुरंत हम बोलते हैं हेलो, तो वहां से ये पता था कि हाँ हेलो, तुरंत पलवी सी हंस रही है। बहुत आदमी बात कर रहे हैं लेकिन बताते सिर्फ हम ही है ना। आप ईमानदार आदमी हैं, आप अनंत सिंह टाइप आदमी हो गए, समझ, इसीलिए आपसे हम बोल रहे हैं, जो आता है दिल में खोल के बता देता है। हालांकि मेरे पास ऐसा अनुभव नहीं है, लेकिन आप लोगों के पास अनुभव होगा तो इसलिए पूछ रहे हैं। तो कभी सोचे थे कि हम जो वहाँ खेत में जाके बात कर रहे हैं छोटा सा फोन से, हम तुरंत बोलते हैं हेलो। अब बेंगलोर में वर्षा से हमको बात करना है मान लो, तो हम यहाँ से फोन लगाएंगे दिल्ली से, बोलेंगे हेलो वर्षा, वहाँ से बोलेंगे हेलो सर। यानी हम हैं दिल्ली में, वर्षा है बेंगलोर में, तुरंत कैसे हेलो वहाँ पहुँच जाता है। ये तो जीन से भी तेज हो गया, भूतों से तेज हो गया, नहीं पलवी? तो ये सब चीज़ें जब हम लोग 11th 12th में थे तो नहीं समझ में आता था, लेकिन अभी क्या है कि जैसे जैसे पढ़ोगे ना तकनीक के माध्यम से, तब समझ में आएगा झांझी की यह कैसे काम करता है, उपग्रह का क्या काम, इसरो का क्या काम है। अगर इसरो काम करना बंद कर दे तो जितना फेसबुक चलाती हो, जितना व्हाट्सअप चलाती हो, जितना बात करती हो ना, मतलब वो सब खत्म हो जाएगा। इसरो का पूजा किया करो कभी कभी समय निकाल करके घर में, है ना, बहुत काम का चीज़ होता है। ठीक, देखो अब आगे यहाँ पॉइंट पर आते हैं झाजी, कि विक्रम साराभाई और जवाहरलाल नेहरू ने मिलकर के क्या किया था, जब मीटिंग किया कि सर हमको स्पेस को क्या करना, डेवलप करना है, तो 1962 में कहाँ गया, कहाँ लिखे हैं, हाँ 23 फरवरी 1962 में भारत में पहली बार अंतरिक्ष अनुसंधान करने के लिए एक समिति का गठन किया। ध्यान रखना, ये कोई एजेंसी नहीं है, रेशम क्लास में हो, ये क्या है, समिति है। समिति का मतलब क्या होता है पल्लवी? मतलब कि 5-7 लोगों का ग्रुप होगा जो विचार विमर्श करेगा, क्या करेगा कि हमको यह काम ऐसे करना है, वह काम हमको वैसे करना है। यानी बेसिकली इसका क्या काम था ज्योति झा, कि इसका काम था कि हम भारत को अंतरिक्ष में आगे कैसे लेकर के जाएं, भारत में अंतरिक्ष का हम विकास कैसे करें। जी सर। समझ में, इनका यही बेसिकली काम था। तो जब इनका गठन कर दिया गया तो देखो, हम कई बार बोलते हैं ना कि अंतरिक्ष अनुसंधान के पिताजी का क्या नाम है, तो बहुत लोग जोर से बोलता है क्या, विक्रम साराभाई, यही ना बोलता है। लेकिन नहीं, इनके 2 को पिताजी थे अंतरिक्ष अनुसंधान भारत में, पूछेगा ना तो साराभाई का भी नाम बताना और किनका नाम बताना, जवाहरलाल नेहरू का भी नाम बताना। दोनों का बहुत योगदान है हमारे आधुनिक स्पेस रिसर्च में, स्पेस डेवलपमेंट में। ठीक है वर्षा, यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब देखो, जब समिति का गठन कर दिया गया तो इसमें उस समय जो बहुत बड़े बड़े माइंड के लोग थे, इवन कि जो APJ अब्दुल कलाम साहब का नाम आता है, वह भी इनसे जुड़े हुए थे, बाद में जुड़े थे उनसे, है ना। तो इन्हीं के विंग के तहत जब समिति का गठन किया गया तो पता चला, क्या डिस्कस किया गया कि भाई हम कैसे इसका डेवलपमेंट करेंगे, बात समझ में आया। तो इन्होंने क्या किया कि इन्हीं के विचार विमर्श करने के बाद में 1969 में क्या किया गया, हमारे भारत में इसरो का स्थापना किया गया और इसका पूरा काम हो गया क्या, स्पेस में रिसर्च करना, है ना। ये लिख लिया सारे बच्चे? सुस्मिता है क्लास में? आप सुस्मिता? यस सर। बोल नहीं रही हो, कुछ समझ में आ भी रहा है कि नहीं? यस सर। इसरो का क्या किया, स्थापना कर दिया, है ना। अब इसरो का फुल फॉर्म लिख लो सारे आदमी, रेशम, कि हम डेवलपमेंट केवल पढ़ेंगे उसका, लेकिन सोचो किन किन कठिनाई से हम डेवलप किए हैं अपने स्पेस रिसर्च को या स्पेस डेवलपमेंट को। यानी जब ये 1969 में इसरो का स्थापना किया जाता है तो अब हमारा क्या होता है कि पूर्ण रूप से जो भी स्पेस का रिसर्च होगा, नीता स्पेस का क्या होगा, रिसर्च होगा, वह किसके जिम्मे चला आया, वह जिम्मा चला आया किसके, इसरो के। यहाँ ध्यान देना, उस समय केवल रिसर्च करना था, यानी अन्वेषण करना था। कब? 1979 में इसका यही काम था कि बस स्पेस में रिसर्च करेगा। लेकिन अब देख रही हो ना, 2022 तक इसरो क्या रिसर्च कर रहा है? नहीं, रिसर्च तो कर ही रहा है, साथ साथ में उस रिसर्च को इम्प्लीमेंट भी करा, जो भी वो अनुसंधान करता है उसको वह ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, हमारे देश के विकास के लिए उसको उस पर काम भी करता है। बात समझ में आया? अब यहाँ देखो ध्यान से कि यहाँ पर केवल साराभाई जवाहरलाल नेहरू का ही नाम नहीं कहेंगे। उस समय जब ये राष्ट्रपति जो कौन थे, उनका फर्स्ट राष्ट्रपति हमारे भारत के थे राजेंद्र प्रसाद साहब,
जब संविधान सभा का गठन किया गया, पहला बार जब मीटिंग हुआ चंद्रशेखर, तो मीटिंग में तो हर मुद्दे पे बात हुआ था ना उस समय। तो उस मीटिंग में संविधान सभा का जो पहली बैठक की गई थी आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद जब मीटिंग किया गया हिंदुस्तान में, तो जो भी उस समय प्रबुद्ध नेता थे हमारे नॉर्थ इंडिया के थे, राजेंद्र प्रसाद साहब, बाकी तो सब साउथ के थे पढ़े लिखे, उन्होंने भी जवाहरलाल नेहरू की इस बात पर जो हम उठाया था कि भाई हमको इस पर रिसर्च करना, सब लोग समर्थन किया कि नहीं, हमारा देश तभी डेवलप कर सकता है जब हम क्या करेंगे, एक साथ में जमीन पर भी विकास करेंगे और आसमान में भी विकास करेंगे। तो उस समय जो प्रबुद्ध नेतागण लोग थे उनका भी हमारे अंतरिक्ष योगदान, अंतरिक्ष रिसर्च में काफी योगदान है। उनको महत्व को हम लोग क्या कर सकते हैं, नकार नहीं सकते हैं। बात समझ में आया? और अपना काम होता चला गया। यानी अब 1969 में स्थापना होने के बाद में अब भारत सरकार के लिए यह इसरो क्या हो गया, यह बेसिकली यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक क्या है कि एजेंसी है। एजेंसी का मतलब क्या होता है, उपक्रम। अब देखो उपक्रम कोई भी होता है ना, इसका दो काम होता है चंद्रशेखर, एक तो होता है कि सेल्फ के लिए और दूसरा होता है कॉमर्शियल के लिए। कई बार देखो होगा, जैसे पल्लवी आती होगी बेतिया से मुजफ्फरपुर तो पटना जब जाती होगी बस से ना, तो बहुत जगह बोर्ड पर लिखा रहता होगा चंद्रशेखर एजेंसी, नीता एजेंसी, करण एजेंसी लिखा रहता है ना दुकान पर। उस एजेंसी का हिंदी होता है उपक्रम। और कोई भी उपक्रम यानी फर्म जो होता है या कंपनी जो होती है वो दो प्रकार का काम करता है, या वो अपना विकास करेगा वर्षा, या वो क्या करेगा, कॉमर्शियल विकास करेगा। तो इसरो क्या करता है उसी प्रकार देखो, इसरो भी अभी वर्तमान में दो काम करता है। पहला करता है कि सेल्फ डेवलपमेंट और दूसरा क्या करता है, कॉमर्शियली डेवलपमेंट या कॉमर्शियल डेवलपमेंट। सेल्फ डेवलपमेंट किसके लिए करेगा वर्षा, जाहिर सी बात है कि यह करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। और कॉमर्शियल किसके लिए करेगा कि आम नागरिक को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, मैंगो पीपल, यानी इंडियन सिटीजन के लिए करेगा। और 2-3 दिन के बाद नया मास्टर साहब लॉन्च हो जाएंगे, परेशान मत हो, तब हंसना को, ठीक है। तो इंडियन सिटीजन्स के लिए। अब देखो कई बार हमारे दिमाग में क्या आता है कि हम अपने घर में हैं, ठीक है रश्मि केसरी, जैसे हम अपने घर में तो लगता है ना कि पूरा कमरा हमारा बंद है, हमको कोई नहीं देख रहा है। लेकिन आपको जानकारी होगी, बहुत बच्चों को जानकारी दे देते हैं कि इसरो के पास यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में ऐसा सैटेलाइट है ना कि वो तुम्हारे घर का कईमा फ्लोर क्यों ना हो, मतलब 20 माला 100 माला क्यों ना हो, वो अगर तुमको देखना चाहेगा तो तुमको दीवार फाड़ के देख लेगा कि तुम घर में किस स्थिति में हो, क्या कर रहे हो, कैसे हो। इतना हम लोग डेवलप हो चुके हुए हैं। लेकिन ये प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट इंडिया इसको रिलीज नहीं करती। हाँ, अगर आप कोई अपराध करते हैं या सरकार को आपका डाटा चाहिए होता है तो वो आपको डाटा ले सकता है। बात समझ में आया? इतना हम लोग डेवलप हो चुके हैं स्पेस में। फैमिली मैन 2 में दिखाया तो था सर, किसमें? फैमिली मैन 2 जो आया था सीरीज, उसमें तो दिखाया था मनोज अच्छा, वाजपेयी। के मेनन साहब का था? अच्छा नहीं, उनका था मनोज वाजपेयी का। तो कौन सा मतलब ये था सीन था, ध्यान नहीं आ रहा है हमको। सर वो जो टेररिस्ट को पकड़ने के लिए वो लोग नहीं करते हैं कि मतलब कहाँ पे छुपा होता है तो पूरा रूम जाके सर, और उसमें कैमरा लगते हैं। हाँ, तो बहुत सारे सर, बहुत सारे सीन हैं। समझी सुष्मिता, तो अभी हम लोग प्रोटेक्ट नहीं हैं। जिस दिन प्राइवेसी पॉलिसी बिल खत्म कर दिया गया तो सरकार उस डाटा को कहीं भी बेच सकती है ना। ठीक, चलो सर इवन जो हम व्हाट्सएप वगैरह यूज करते हैं सर, हमें लगता है कि बहुत सिक्योर है, लेकिन जो हमारे पास डेटा आती है दूसरों के पास जाती है हाँ वो सब लेकिन जो सही में मतलब उसको क्या बोलते हैं जो रन करते हैं उनको सब पता होता है सर कि मतलब बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, बैकग्राउंड में क्या है। अरे भाई हम कोई मैसेज करते हैं तो उसका तो कहीं कहीं डाटा होता सब लोग सर है ना। यानी ये समझो बहुत डेवलप है भाई, कितना उतना डिस्कस करेंगे। चलो देखो यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ समझो ध्यान से, चीज यहीं से फुटुकना समझते हैं आप लोग कि नहीं। हमने कहा कि इसरो की जो वाणिज्यिक उपलब्धियां होती है ना, यहाँ समझो ध्यान से पल्लवी, हमको यही टॉपिक पर डिस्कस करना है, क्योंकि यह किसके लिए है, इंडियन सिटीजन्स के लिए है, या फिर हम यूँ कहो कि जो अदर कंट्री के सिटीजन्स है या अदर कंट्री के लिए है। हमको बीपीएससी यहीं से क्वेश्चन पूछता है। यह जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए सेल्फ इसरो काम करता है ना, ये क्या होता है कि ये हमारे देश की एकता अखंडता के लिए उसको क्या उसको बोलते हैं, ये केवल मतलब ऑफिशियल डाटा होता है या ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है जो केवल और केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में होता है, वो रिवील नहीं करेगा। सरकार के पास हर आदमी का हर प्रकार का जानकारी है, हर जानकारी सबको तो डाटा नहीं यूज करता है। वो सब क्यों करता है, वो सब यूज करेगा आपको, कोई अगर क्राइम हुआ हो या कोई उसका नीड होता है उसको यूज करेगा।
क्या समझ में है? तो हमको ये जो कमर्शियल इसका डेवलपमेंट है सुष्मिता, हमको इसी पर क्वेश्चन बनता है और बीपीएससी यही से क्वेश्चन पूछता है। तो अब हमको यहाँ से शुरुआत करना है। अब टॉपिक आपका यहाँ से शुरुआत होता है कि इसका कमर्शियल अचीवमेंट क्या क्या है, डेवलपमेंट क्या क्या है। अब इसरो की जो उपलब्धियाँ हैं, यह टॉपिक आपको लगभग हर पेज पे मिल जाएगा, हर नोट में मिल जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर देते हैं। वही चीज़ें हैं जो आप लोग पढ़े हैं, उसमें कुछ नया नहीं पढ़ना है। बात समझ में आया? देखो यहाँ पर ध्यान से इसको लिखते हैं, कुछ पॉइंट्स की पॉइंट्स है, उसकी पॉइंट को लिख लीजिए। बताइए क्या क्या उपलब्धि आप यही नज़र से है, जो आप बताइएगा वही डिस्कस होगा, वही लिखना है। क्या करना है कि आर्यभट्ट ये छोड़ा गया और रोहिणी छोड़ा गया, क्या क्या जो चीज़ है ना उसको विषय में हम बताएंगे। पेपर में यही लिखना है आप लोगों को। आगे शुरू करें यहाँ से। देखो यहाँ पे अब बेसिकली जो इसरो महोदय होता है, हमारे पास दो संगठन एजेंसी है भारत सरकार का, यह इसरो है और दूसरा हमारा क्या है, DRDO है। ठीक, ये क्या करता है, ये हमारे लिए आर्म एंड एम्यूनिशन, क्या उसको बोलते हैं, एम्यूनिशन बनाता है, यानी इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, हथियार बनाता है। ये समझ लो ना सीधा, ये हथियार बनाता है। लेकिन अगर इसरो का हम चर्चा करेंगे वर्षा, तो इसरो क्या करता है, जो भी इक्विपमेंट या जो भी रिसर्च करता है वह बेसिकली क्या होता है, संचार आधारित होता है। संचार आधारित होता है, यानी कम्युनिकेशन बेस्ड होता है। यही अंतर होता है दोनों एजेंसी में। ठीक, अब देखो इसरो किसके अंतर्गत काम करता है, तो एक हमारा विभाग है अंतरिक्ष विभाग, डिफेंस मिनिस्ट्री। ये बोला है डिफेंस मिनिस्ट्री, स्पेस एंड सुरक्षा हो जाएगा हैं? वर्षा जी बोलिए सर। तो उसके अंतर्गत तो आवे करता हूँ, ठीक है बोले। इसरो तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जो डायरेक्ट मतलब डिपार्टमेंट ऑफ प्रधानमंत्री स्पेस के अंदर आता है सर, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर। हाँ, ये अंतरिक्ष विभाग जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत आता है। ये सीधा इसका हेड कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो 1972 का एक ऐसा समय होता है जब इसरो को क्या किया जाता है, एक अलग विभाग में ट्रांसफर कर दिया जाता है। उस विभाग का क्या नाम होता है, अंतरिक्ष विभाग। यानी देखो 1969 से लेकर के 1971 तक, अब बता कोई आदमी, यानी इसरो का जब स्थापना होता है तो प्रारंभिक अवस्था में इसरो किस विभाग के अंतर्गत रहता है, बताओ तो वर्षा, कोई आदमी बताइए। ये तो सब परमाणु विभाग में था ना। हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इसको बोलते हैं DAE, यानी परमाणु ऊर्जा विभाग। परमाणु ऊर्जा विभाग, समझो ध्यान से पल्लवी, कि जब इसरो का स्थापना होता है उस समय में, इसरो का स्थापना के समय में जब इसरो होता है वो परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत क्या होता है कि विंग होता है। और उस समय इसके चेयरमैन कौन होते हैं, होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा, इसी को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ एटॉमिक बम, नहीं बम इन इंडिया, या ऑफ इंडिया, हाँ ऑफ इंडिया। यानी अब यहाँ समझो, कई बार तुमसे पूछा जाता है, जैसे यूपीएससी के पीटी में पूछा हुआ था क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन इसरो से संबंधित है। ऑप्शन दिया गया था जवाहरलाल नेहरू, विक्रम साराभाई, होमी जहांगीर भाभा, एक और ऑप्शन दिया गया। मतलब बहुत सारे बच्चे उसमें गलत किए थे, इनको छोड़ दिया था, क्योंकि इसका मतलब समझा क्या कि भाई तो एटॉमिक बम बनाया था, यानी वो DRDO में होगा। गलत कर लिया यहाँ पे। यानी समझ में आया कि हमारा जो अंतरिक्ष विभाग का डेवलपमेंट हुआ है सुष्मिता, उसमें होमी जहांगीर भाभा का भी बहुत बड़ा योगदान है। क्यों? क्योंकि जब 1969 में इसरो का स्थापना किया गया था, तब जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद की साराभाई, और दूसरा कौन था, भाभा, फिर बाद में इसी में APJ अब्दुल कलाम मिलते हैं। इन चारों ने मिल करके एक ऐसा दूरगामी नीति का स्थापना किया, गठन किया, जिसने हमारे भारत में अंतरिक्ष विभाग का, अंतरिक्ष विकास का रास्ता प्रशस्त किया, या उसको विकसित किया रास्ता का। चार लोगों का बहुत बड़ा योगदान है उसमें। फिर जब देखा गया कि भाई एटॉमिक एनर्जी विभाग में बहुत ज़्यादा लोड बढ़ रहा है ना, तो 1972 में क्या कर दिया गया, इसको अलग करके किस में डाल दिया गया, पांडे जी, यही अंतरिक्ष विभाग में डाल दिया गया, जिसके कि चेयरमैन कौन होते हैं, PM होते हैं। क्यों? तो अब इसका महत्व इतना अधिक होता चला गया कि इसका काम था भाई अंतरिक्ष में विकास करना। फंड कौन देगा इसको, पैसा कौन देगा। इवन कि जब 1969 में जब इसका स्थापना किया गया था, 2009 तक, समझो ध्यान से, कितना साल हो गया, 40 साल हुआ ना, 40 साल। तो भारत सरकार ने 2069 से लेकर के 2009 तक जितना पैसा दिया है ना इसरो के डेवलपमेंट में,
उतना नासा जो था ना, उतना नासा एक ही साल में उसका बजट होता है। किसका? नासा के डेवलपमेंट का। इसीलिए नासा क्या है कि हमसे बहुत आगे है स्पेस रिसर्च में। एक बहुत बड़ा बहुत महत्वपूर्ण डाटा है, समझो ध्यान से, कि 1969 से लेकर के 2009 के बीच में पहले भी 40 साल के समय में भारत सरकार ने जितना रुपया दिया ना इसरो के डेवलपमेंट के लिए, अमेरिकी सरकार ने उतना उतना उसका प्रत्येक साल का बजट होता है। तो आगे नहीं निकलेगा। तो नासा आज बहुत ज़्यादा आगे है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पैसा की कमी नहीं है। हमारे यहाँ नेता सब इतना पैसा खा लेता है, देखती हो ना, भागलपुर में पुल बनता है, आंधी आता है, पुले दह जाता है, जबकि वो मतलब स्टेट हाईवे का पुल है ना, सब खा पी जाता है। तो कैसे विकास करेगा? लेकिन जब मोदी गवर्नमेंट आई 2014 के बाद से, तो मोदी सरकार ने बहुत इस चीज़ को समझा कि जब तक हम स्पेस में रिसर्च नहीं करेंगे, स्पेस में डेवलपमेंट नहीं करेंगे, तब तक हम क्या होंगे कि इंटरनेशनल जो कंट्री हैं उनसे हम कम्पीट नहीं कर सकते हैं। तो उसने बहुत उसका बजट को बहुत ज़्यादा बढ़ा करके दिया। तो अभी देखिएगा हमारा जो भारत का जीडीपी है, उस जीडीपी का 0.3% जो प्रत्येक साल किसको दिया जाता है, इसरो को फंड ट्रांसफर कर दिया जाता है विकास करने के लिए। बहुत कम पैसा है जी, 0.3%, समझिए कुछ रुपये नहीं है ये। देखती हो ना कि हमारा मंगल मिशन केवल 450 करोड़ रुपये में खत्म हो गया, पहुंच गए हम मंगल तक। अब विदेश वाला बहुत ये लगाना शुरू कर दिया, विदेश में अरबों रुपया लगा था मंगल मिशन में, लेकिन हम लोग किस जी सर, वो नासा का 1/10 भाग यूज किया गया है मंगल मिशन। इतना में ही चला गया वो। क्योंकि हम इंडियन जो है ना, कम संसाधन में बेहतर विकल्प देने का उपाय करते हैं, वो शुरू से उन लोगों का है ना। चलो ठीक, अब लिखो, इसका लिख लेते हैं, ये क्या क्या उसको छोड़ा गया है, उसके उपलब्धि लिख लो। हम पीडीएफ वैसे भेज दिए आपको उपलब्धि में, उसी चीज़ को वहाँ लिख देना है हमें, ये पढ़ करके, समझे? कुछ नया नहीं करना है। तो लिख लोगे ना आप लोग उसको, कि उसको डिस्कस कर दें? नहीं सर, कॉपी भेज दीजिएगा सर, इंग्लिश में अगर है। अच्छा हाँ, इंग्लिश में तो बहुत मैटर है उसका, मिल जाएगा, हम भेज देंगे। देखो अब आप लोग समझो ध्यान से कि आपको जो पीडीएफ दिया गया हुआ है ना, जो सबको भेजे हैं, सबको मिला है कि नहीं मिला, ये बताओ। यस सर, मिल गया। मिला है ना। तो इस की पॉइंट पे यानी यहाँ पर लिखना क्या है कि इसरो की वर्तमान वाणिज्यिक उपलब्धियां निम्नवत हैं, इस प्रकार है। यहाँ पर लिखा है ना कि ईयर लिखा हुआ है, और क्या क्या यहाँ पर विकास किया गया है उसको क्या करना है, लिख देना है। उसी को कॉपी करना है, अपने किताब में पेस्ट कर देना है। बात समझ में आया? हम कुछ और मुद्दे पर डिस्कस कर देते हैं, उस चीज़ को फिर समझ लेते हैं ताकि आपको और सुविधा हो जाएगा। देखो, हमने कहा पूछा था कि सबसे पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था, तो 1975 में शर्मा जी बताए हैं, सही बता रहे होंगे वो, है ना, गलत तो नहीं बताएंगे। तो 1975 में हमारे यहाँ अंतरिक्ष में अन्वेषण का क्या दिख नहीं रहा था, क्लियर हो गया। अच्छा, दिख नहीं रहा है, अभी क्लियर हो गया सर, पहले ब्लर दिख रहा था। अच्छा, हम ब्लर दिख रहे थे कि बोर्ड ब्लर दिख रहा था? दोनों। अच्छा, दोनों ब्लर दिख रहा था, अब दोनों क्लियर दिख अभी रहा अभी है? जी सर, अभी क्लियर है। चलो ठीक। देखो 1975 में क्या था, भारत ने सबसे पहला अपना एक मिशन उपग्रह छोड़ता है, आर्यभट्ट। यानी यह पहला उपग्रह था जहां से हमारे इसरो का क्या होता है, और इसरो का स्पेस डेवलपमेंट का शुरुआत होता है। कोई आदमी बता सकता है कि ये जो डेवलपमेंट है, क्या नाम है, आर्यभट्ट का क्या काम था? कोई भी व्यक्ति? सर ये टेस्टिंग सैटेलाइट था ना सर। कोई और आदमी? संचार उपग्रह था सर। हैं? संचार उपग्रह। एक आदमी को आ रहा है टेस्टिंग उपग्रह था, एक आदमी का संचार उपग्रह। हम किसका बात माने? एक्सरे खगोलीय कुछ था सर, आपका बुक में देखो। ठीक, चलो अब देखो, आर्यभट्ट था, इसको छोड़ा गया अंतरिक्ष में, ठीक। अब इसको कहाँ से, इसको मतलब बूस्ट कहाँ से मिला? बूस्ट का मतलब होता है कि भारत सरकार के पास, ये उस समय नेहरू जी तो नहीं थे प्रधानमंत्री, तो भारत सरकार के मन में ऐसा क्या बात आया, क्या घटना आया कि उसने आर्यभट्ट को छोड़ने के लिए अपना प्रोग्राम बनाया कि हम छोड़ेंगे, ठीक। देखो, तो आर्यभट्ट छोड़ने के लिए एक कारक जिम्मेदार था, वह कारक था 1957 की घटना, 1956 की घटना। देखो इसमें क्या था कि 1956 में सुष्मिता, यूएसएसआर ने पूरा दुनिया को हक्का बक्का कर दिया, ना बोलते हैं हक्का बक्का कर देना, हक्का बक्का। ये कौन सा सिंगर है जी वर्षा? वीडियो रुक गया है, अब आ गया। ठीक है। ये कौन सा गाना है, इसका नाम है शकीरा का, ओक्का बुक्का बोलता है ना,
वो नहीं लिखना है यहाँ पे, हक्का बक्का हमने बोला है। हक्का बक्का का मतलब होता है कि पूरी दुनिया को अचंभित कर देना, ठीक। तो यूएसएसआर ने 1956 में क्या किया था, स्पुतनिक, नाम सुने हो ना, स्पुतनिक, इसको हिंदी में वही बोलते हैं स्पुतनिक। स्पुतनिक उपग्रह को क्या किया, आसमान में प्रक्षेपित किया। यानी जब स्पुतनिक प्रक्षेपित हो गया तो पूरा दुनिया बोला कि भाई यूएसएसआर कितना डेवलप हो गया है। यह बेसिकली क्या था कि रॉकेट था जिसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के उपग्रह को आसमान में छोड़ा जाना था काफी, और यह सफल भी। 57 में हुआ था ना, क्या 56 लिखे 57 में हुआ था ना, हम तो छपने पढ़ रहे हैं पल भी पता नहीं था। नहीं, देख लेना, अगर तुम्हारा मन कर रहा तो हो सकता है तुम सही बोल रही होगी, है ना। सर 57 बोले थे बट लिखे 56। अच्छा, वो मतलब स्लिप ऑफ टंग हो गया है, छपने लिखोगा पल में, समझी। तो स्पुतनिक जब छोड़ा गया तो उस समय नेहरू जी ने यूएसएसआर से संपर्क किया कि सर आप तो अकेले डेवलप कर गए, हमको क्या। तो जो आर्यभट्ट उपग्रह छोड़ा गया था वर्षा, तो आर्यभट्ट उपग्रह का जितना भी तकनीक था, जितना भी मतलब मेथड था, उस सब मेथड को किसने बताया था, यूएसएसआर ने इसको मदद किया था। यानी वास्तव में आर्यभट्ट क्या था, मतलब भारत में निर्मित नहीं था, मतलब वो विदेशों की सहायता से आसमान में छोड़ा जाने वाला भारत का पहला उपग्रह था। क्लियर हुआ सारे बच्चों को। और आपसे पूछेगा कि भारत का पहला मैन बोलते हैं, भारत का पहला इंडिजीनियस उपग्रह कौन था, तो क्या नाम बोलेगा, लालू प्रसाद की बेटी का क्या नाम है, रोहिणी यादव। रोहिणी, कोई समझ था सर क्या, 4 अक्टूबर 57 ये स्पुतनिक का। जी सर। हाँ तो देख लीजिएगा, हमने स्टार मार्क लगा दिया है यहाँ पर, हो सकता है कि हम गलत लिख रहे हो, लिख लेना 56-57, देख लो यहाँ, ठीक। अब देखो ये आर्यभट्ट क्या था करण, कि भारत में निर्मित नहीं था बल्कि भारत का पहला उपग्रह था, लेकिन जो रोहिणी था वह क्या था कि भारत द्वारा निर्मित था, भारत द्वारा निर्मित। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, पीटी में बहुत बार पूछा होगा कि मेंस में, पीटी दोनों में पूछा हुआ है कि भारत का पहला स्वनिर्मित कौन था उपग्रह था, उसका क्या नाम था, रोहिणी। समझो ध्यान से, जब 1975 में आर्यभट्ट को आसमान में छोड़ा गया तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हुए, पूरा हिंदुस्तान खूब खुश हुआ कि चलो अब हमारा यहाँ स्पेस में क्या हुआ, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हुआ, जिसके कारण कि अब हम क्या करेंगे, तरक्की करेंगे बहुत सारे मामलों में। बात सही भी है, लेकिन अब क्या कि हम कब तक दूसरे का भरोसा लेकर के आगे उड़ते रहेंगे, हम कब तक दूसरे का सहारा लेकर के उड़ते रहेंगे, ठीक। तो देखिएगा कि 1975 के बाद से फिर इसरो ने इस बात का मंथन किया कि यूएसएसआर क्या है कि भाई इंटरनेशनल रिलेशन है ना, कि जब तक ठीक है तब तक हमसे बात करेगा, नहीं खराब होगा रिलेशन तो फिर हमसे बात नहीं करेगा, मतलब मेरी मदद नहीं करेगा। तो भारत सरकार ने क्या किया, कुछ फंड दिया इसरो को और बोला क्या कि तुम अपना रॉकेट डेवलप करो, ताकि हमारा कोई भी उपग्रह होगा उस रॉकेट पर चढ़ करके सीधा आसमान में उड़ जाए, हमको विदेश से मदद नहीं लेना है। बात समझ में आया। तब जाकर के 1979 में क्या होता है, देखो यहाँ पर 3 साल का कठिन परिश्रम के बाद भारत का इसरो क्या करता है, SLV का निर्माण करता है। हालांकि इसका जो टेक्निकल मेथड होता है वो यूएसएसआर ही बतलाता है, लेकिन यह माना जाता है कि भारत का अपने वैज्ञानिकों ने इसको डेवलप किया है। पुस्तक में यही लिखा है और इसरो के वेबसाइट में भी यही लिखा गया हुआ है कि यह भारत निर्मित था, तो हम भी इसको यही मान के चलते कि भारत निर्मित था, ठीक। SLV का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। समझी नीता, यानी व्हीकल मतलब क्या थे, गाड़ी, मोटरसाइकिल, कार, ट्रक, यानी ऐसा गाड़ी जिस पर चढ़ करके उपग्रह क्या होगा, उड़ेगा आसमान में। सीधा सीधा सी बात समझो इसको, है ना, क्या बोलते हैं, उपग्रह प्रक्षेपण यान। हाँ, प्रक्षेपण यान। यानी भारत ने क्या किया, अब एक अपना ऐसा उपग्रह बना लिया, इसरो, है ना, और यहाँ पर क्या आग निकलता रहता है ना, इसी को बोलते हैं SLV, ठीक। और इसी के ऊपर में क्या होता है कि जैक लगा हुआ, समझो ध्यान से, इसी के ऊपर क्या होता है कि जैक लगा हुआ होता है। इसी जैक पर क्या करता है, उपग्रह को बांध दिया और क्या करता है, इसको आसमान में वर्टिकली छोड़ दिया जाता है। और क्या था कि यह जब था ना, मतलब एक बार में इसको एक ही बार यूज कर सकते हैं, इसको जब छोड़ दिए तो ये अपने आप अलग हो जाता, आसमान में जैसे जाएगा ना, इसका ये विंग अलग हो जाएगा, नीचे का ये विंग अलग हो जाएगा, मतलब फुटुक जाएगा, और जहाँ इसको हमको उपग्रह को भेजना है ना, वहाँ छोड़ करके ये अपने आप जल जाता है, बह जाता है।
इसके जलने से के बाद जो भी मलबा बचता है ना उसी को अंतरिक्ष में उसी को बोलते हैं अंतरिक्ष मलबा। आगे पढ़ेंगे हम लोग उसको स्पेस डेब्रिस बोलते हैं। अंतरिक्ष कचरा। हाँ? अंतरिक्ष कचरा, अच्छा मलबा नहीं कहते हैं, है ना? नहीं सर, हम बोले समझ में आ रहा है तो सुष्मिता? ये भी बोल सकते हैं। ठीक। तो जब 1979 में भारत ने एसएलवी की जब स्थापना कर लिया, तब भारत सरकार क्या हो गया, अपने आप को आत्मनिर्भर करने लगा। क्या कि हम वास्तव में अब स्पेस रिसर्च में आत्मनिर्भर हो गए हुए हैं। फंस रहा है सर, वीडियो फंस रहा है। वो भी लाइन काटे हैं ना चार्जर के, इसलिए फंस रहा होगा। अभी ठीक हो जाएगा 2 मिनट में, है ना? परेशान मत हो। तो इसी एसएलवी पर क्या किया, इसी एसएलवी की सहायता से भारत का पहला 1979 में ही पहला वो भारतीय निर्मित क्या किया गया, उपग्रह को छोड़ा गया। उसका नाम क्या था? रोहिणी। देखो वाणिज्यिक सीधा हम लोग वाणिज्यिक नहीं ना कर सकते जब तक डेवलपमेंट को नहीं जानेंगे, तब तक उसका कमर्शियल यूज अब नहीं समझ पाएंगे। अब क्या हुआ झाजी की, अब देखो कि हमारा विकास कैसे हो रहा है। यानी हम पहले दूसरे देश पर निर्भर थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, इंडिजीनियस तकनीक से अपना हर प्रकार के उपग्रह को बना रहे हैं, या हर प्रकार के जो भी इक्विपमेंट है उसको हम बनाना शुरू कर रहे हैं। बात समझ में आया? फिर समय आता है क्या, 1980 और 1990 का दशक आता है। देखो इससे तो काम नहीं चलेगा। ये जो एसएलवी था ना, वो थोड़ा सा हल्का वजन की सैटेलाइट को लेकर चल सकता है। जैसे समझो इस चीज को, जैसे कोई मोटा व्यक्ति है, वो एक मोटरसाइकिल पर तो अकेले उसको लेके चल जाएगा, लेकिन कोई पतला व्यक्ति उस पर मोटरसाइकिल पर 2-3 लोग तो चल ही सकता है ना। वो जो है कि मोटरसाइकिल को समझो उपग्रह, सॉरी प्रक्षेपण यान समझो, और जो व्यक्ति होता है उसको समझो उपग्रह। समझी नहीं था? तो जो ज्यादा मोटा व्यक्ति होगा ना, मोटरसाइकिल चलेगा तो, लेकिन वो क्या होगा कि खराब हो जाएगा, सक पका जाएगा। लेकिन अगर पतला व्यक्ति होगा तो वह लंबा दूर तक चल पाएगा। उसी प्रकार जो यह एसएलवी था ना, एक ऐसा मोटरसाइकिल था, ऐसा यान था जो कम वजन वाले उपग्रह को ही क्या कर सकता था, आसमान में छोड़ सकता था। भारी अगर वजन होता वहीं पर क्या होता, बैठ जाता वो। तो 1980 और 90 के बीच दशक में एक ऐसा 10 साल का समय होता है जब हमारे हिंदुस्तान के वैज्ञानिक क्या करते हैं, अपने यहाँ 2 विभिन्न प्रकार के प्रक्षेपण यान का आविष्कार करते हैं, या प्रक्षेपण रॉकेट का आविष्कार करते हैं। ठीक है, उसका क्या नाम होता है? एक का नाम होता है PSLV और दूसरा का नाम क्या होता है चंद्रशेखर? GSLV। समझो ध्यान से, पहला का नाम क्या होता है PSLV और दूसरा का नाम क्या होता है GSLV। अब बताओ, ये तो खैर वो अलग सी जानकारी हो गई, किसी को मतलब सबको पता है ना कि PSLV क्या होता है, GSLV क्या होता है? जी सर। हाँ बहुत। पल्लवी अब बताइए, पल्लवी से सारे बच्चे तरफ से बोल रहा है। पल्लवी बताओ कि क्या क्या होता है, PSLV क्या होता है, GSLV क्या होता है, बताओ जल्दी बताओ, समय नहीं। लॉन्च व्हीकल है, एक जगह पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, एक होता है जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। मतलब इसकी बाकी नहीं पता सर। ये तो फुल फॉर्म हो। बोलो पल्लवी, जो जान रही है बोलो। मतलब पल्लवी एकदम समझो कि उसको क्या बोलते हैं, नहीं याद है, हमको लगा ना आप फुल फॉर्म में पूछ रहे थे। कैसे लग गया, समझो ध्यान से। 1980-90 के दशक में क्या था कि हमारे इसरो ने 2 प्रकार के यह लॉन्च व्हीकल का मतलब समझ रही हो नीता, मतलब कि गाड़ी मोटरसाइकिल समझो कि जिस पर लदा करके कोई सामान जाता है, इसी को समझना है लॉन्च व्हीकल्स का। तो एक PSLV का आविष्कार करता है और दूसरा किसका आविष्कार करता है, GSLV का, है ना। यानी PSLV क्या होता है कि ऐसा मोटरसाइकिल होता है ना कि जिस पर हल्का वजन रख करके हम चल सकते हैं, और GSLV क्या थोड़ा सा हेवी मस्कुलर होता है मोटरसाइकिल, जिस पर कि ज्यादा वजन लेके हम क्या कर सकते हैं, लंबी दूर तक चल सकते हैं। ठीक, पल्लवी से पूछे कि क्या, तो उसका हमको फुल फॉर्म बता दी, इसका तो सही बताई है, इसका वो गलत बता दिया, जियो सैटेलाइट बता दी है। वो इसको जियो सिंक्रोनस बोलते हैं, समझी। देखो यहाँ पर क्या है, लिख लो इसको, पहले लिख लो पूरा फुल फॉर्म, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, GOSYNCHRONOUS सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। लिख लिए सारे बच्चे?
अंग्रेजी वाले बच्चे समझ गए होंगे क्या जियो लिखे हैं। ये क्या लिखे हैं? GSLV का GEOGOSYNCHRONOUS, जियो सिंक्रोनस उसको बोलते हैं। यहाँ समझो ध्यान से सारे बच्चे, क्या होता है दोनों में, क्या अंतर होता है। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में बताओ तो? ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण। इसको क्या कहते हैं? स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण। देखो अब ध्रुवीय क्या होता है, भूस्थिर क्या होता है, समझ लो, क्योंकि समझा देंगे तो जल्दी समझ में आपको आ जाएगा। झाजी समझ भूस्थिर में नहीं होता है सर, क्या भूस्थिर नहीं होता है। क्या होता है? तुल्य काले वो बता क्या? भूतुल्य काले उपग्रह। लिख लो, ये भी सही है, ये भी सही है। और बता दो युवराज, और कोई दिक्कत है आपको? नहीं सर, कोई दिक्कत या इसको भू प्रक्षेपण भी बोलते हैं सीधा। देखो हम समझते हैं कि दोनों में अंतर क्या होता है। आपसे बीपीएससी बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा था पीटी में कि अगर किसी जो भी संचार ग्रह होता है, उपग्रह होता है, तो पृथ्वी से कितना दूरी जाने के बाद में पूरा का अच्छा फ्रीक्वेंसी मिलता है, कितना 1000 किलोमीटर होता है उसका एरिया? 30,000 सर। 30 होता है ना, है ना। मान लो यहाँ पर तो हमारा पृथ्वी का यहाँ सरफेस एरिया है, सुष्मिता क्लास में है आप? यहाँ से यहाँ डिस्टेंस मान लो कितना है? 36,000 किलोमीटर। यानी पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर जो उपग्रह छोड़ा जाता है, उस उपग्रह को क्या बोलते हैं? GSLV से छोड़ा जाएगा। देख रही हो ना, GSLV क्या मतलब, एक समझो कि मोटरसाइकिल है, उपग्रह है। यानी जो भारी उपग्रह होगा और जिसको कि हमको पृथ्वी की कक्षा के बाहर हमको भेजना है, यानी बहुत दूर भेजना है, लंबा दूरी में भेजना है, उसके लिए क्या करेंगे नीता? मतलब मोटका मोटरसाइकिल यूज करेंगे, हेवी वाला। और जिसको क्या करना है, जिसको कि पृथ्वी के सतह से 200 से लेकर के 900 किलोमीटर के बीच में रखना है, यानी तन की दूरी तय करना है, तो क्या करेंगे हम? PSLV का यूज करेंगे। 1600 है सर, 1600, 900 नहीं, 1600। इसमें 4000 हो जाता है। लो खुश हो गया। हम 900 लिखे थे कि जब शुरुआत में SLV बना था ना, क्या नाम है उसका, ऋतुराज, उसका 900 था। ठीक है, अभी डेवलप हो गया, कितना आया हुआ है? 1600 आया हुआ है। ठीक, लिख लो, दोनों सही है। समझो, यानी कम दूरी के लिए जो उपग्रह को छोड़ा जाता है उसको किस पर बैठाते हैं? PSLV पर। और जो लंबा दूरी में भेजा तो उसको किसको बैठाते हैं? GSLV पर। अब दोनों में अंतर क्या है कि जो PSLV में जो उपग्रह छोड़ा जाएगा, यह उपग्रह क्या करेगा? मान चलो कि कोई उपग्रह हमारा हो गया, ठीक है, ये उपग्रह हमारा हो गया PSLV उपग्रह, PSLV छोड़ा गया होगा। ये क्या करेगा? पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। ध्यान रखना, पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। पृथ्वी के उपग्रह का क्या काम होता है? ग्रह का परिक्रमा करना ना। तो पृथ्वी क्या हमारा, पृथ्वी हमारा एक ग्रह है, तो इसकी जो परिक्रमा करता है उसको क्या बोलते हैं? उपग्रह बोलते हैं। ये क्या करेगा? पूरा घूमेगा। पृथ्वी जैसे जैसे घूमेगी वैसे वैसे उपग्रह घूमेगा। तो हमको क्या करेगा? पृथ्वी पर इमेज भेजता है। जहाँ इसरो का सेंटर है बेंगलोर में, वहाँ इमेज भेजेगा। एग्रीकल्चर का हो, हमारा वन का जो कितना कैनोपी है, कितना जंगल, पानी, पहाड़, सबका फोटो भेजेगा, है ना। अच्छा, बच्चा समय संतोष नहीं होता है, जुड़ता है बहुत जोश से, लेकिन जब देखता है क्लास बोर हो रहा है तो सब छोड़ के चला जाता है ना। इन लोगों को पटना के मास्टर साहब ठीक करेंगे। समझ में आ गया। और जो GSLV से छोड़ा जाता है ना, वो क्या होता है? वो उपग्रह वो स्थिर रहता है। ये बस यही ध्यान रखो, ये स्थिर रहता है। सर अभी किसका बताएं? PSLV का बताएं। हाँ, PSLV जो होता है पल्लवी, वो घूमता रहता है। जैसे पृथ्वी घूमती ना जिस दिशा में, वैसे वैसे PSLV घूमेगा, यानी ये उपग्रह घूमेगा। यानी PSLV से जो सिलेक्ट छोड़ा जाएगा और GSLV से लंबी दूर तक छोड़ा जाता है, तो ये उपग्रह क्या होता है? स्थिर होता है। बात समझ में आया। और GSLV से वैसे उपग्रह को छोड़ा जाता है जो हमारी पृथ्वी को क्या करता है? तीनों ओर से पूरा का पूरा पृथ्वी का इमेज हमको भेजता है। यदि हम भारत में है ना, तो हम दुनिया का किसी भी देश के किसी भी छोटे बड़े एरिया का हम क्या कर सकते हैं? इमेज ले सकते हैं।
PSLV क्या है, यह थोड़ा सा पुराना तकनीक है, और GSLV क्या है कि यह थोड़ा सा नया तकनीक है, बस यही समझ लो। बात समझ में आया? इसमें क्या होता है, इसमें क्रायोजेनिक इंजन का यूज किया जाता है, इसमें नॉर्मल इंजन का यूज किया जाता है। ये सब डिफरेंस का अलग की बात है, बस ये हम इसी को समझना बस चाह रहे थे। तो हमारा इसरो क्या किया कि अब इस लॉन्च व्हीकल का समस्या ही खत्म कर दिया। यानी अब जो हमको देखो, इस GSLV का क्या काम होगा, अब जो हमारे यहाँ मंगल मिशन होगा, जो हमारे यहाँ चंद्र मिशन होगा, जो हमारे यहाँ आदित्य मिशन आ रहा है ना, वो सब उपग्रह किससे छोड़ा जाएगा पल्लवी, क्योंकि बहुत दूर है ना जी, तो इससे छोड़ा जाएगा। नीता किससे छोड़ा जाएगा बताओ? GSLV हाँ, इसमें छोड़ा GSLV। जाएगा। नीता चली गई है क्या क्लास से? धीरे धीरे स्टूडेंट कम हो रहा है। है क्या बात धीरे धीरे? स्टूडेंट कम हो रहा है सर, 23 से अब 17 हो गया। हाँ, तो ये सब लिखती रहो, मेंस में लिखना कि जब हम क्लास कर रहे थे ना तो कैसे क्या क्लास हो गया। सर वो नहीं बोल रहे, हम बस देख रहे हैं लेफ्ट कर रहा है तो लिखो। कोई बात नहीं है, जिसको पढ़ना होगा पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा तो हमको क्या जाएगा, हमको बहुत तो लोगों का नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रहा है इसी कारण से। अकेले रहे, अकेला रहे, फिर अकेले को हमको पढ़ाना ही है ना करण। अच्छा पॉइंट बता दिए सर। सच्ची में बहुत अच्छा पॉइंट बताया। कौन सा बात? आप कहेंगे तो नाम भी नोट कर लेंगे कौन कौन लेफ्ट नेटवर्क हुए। की तरफ बता दीजिए फिर। क्या बोले हैं चंद्रशेखर? नेटवर्क का भी प्रॉब्लम है। नहीं सुन पाए सर, थोड़ा फिर से बता दीजिए। ठीक है, क्या हमने बताएं, कहा सब कि जो enjoy कर रहे हैं। PSLV जो होता है, इसको हम ऐसे यूट्यूब पे डाल देंगे। PSLV जो होता है ना, वो शॉर्ट डिस्टेंस का जो उपग्रह को होता है उसको छोड़ने के लिए भेजा जाता है, और जो GSLV होता है वो हेवी और मोटा उपग्रह को आसमान में छोड़ने के लिए यूज किया जाता है। ये क्या है कि PSLV पुराने तकनीक पर काम करता है, और ये क्या करता है कि क्रायोजेनिक तकनीक पर काम करता है। देखो, क्रायोजेनिक इंजन जो होता है ना, बहुत पावरफुल इंजन होता है क्रायोजेनिक इंजन। यहाँ लिख लेते हैं क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक इंजन ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, यानी इसमें इतना अधिक हाँ, इसमें इतना अधिक एनर्जी होता है, इतना अधिक उसमें आग निकलता है कि बहुत तेजी से इसको बूस्ट करता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि भारत जो है वह क्रायो क्लब, इसको बोलते हैं क्रायो क्लब। क्रायो क्लब का मतलब हुआ रेशम कि विश्व में अभी तक केवल 5 ऐसा देश है जिसके पास क्रायोजेनिक इंजन का तकनीक है। उसमें एक हमारा भारत भी, कितना गर्व की बात है। यानी हमारे भारत सरकार से बहुत सारे देश पैसा दे रहा है सरकार को कि सर हम आपको पैसा देते हैं, आप हमको क्रायोजेनिक तकनीक का इंजन ये मेथड बता दीजिए आपने कैसे बनाया हुआ है। ये नहीं कॉमर्शियल उसका उपलब्धि हो गया। तो ये बोलता है नहीं, तुमको हम बताएंगे नहीं तकनीक, तुम अपना उपग्रह लाओ, हम अपना GSLV छोड़ के तुमको देंगे, तुमको तकनीक नहीं बताएंगे। यही कहा था कि जब ब्राजील का एक उपग्रह था अमेजोनिया, नाम सुने होइएगा, कुछ दिन पहले न्यूज में था, है ना। ब्राजील सरकार ने कहा कि भारत सरकार आप तो बहुत दयालु आदमी कि आप तकनीक दे दीजिए, हम डेवलप करेंगे अपना जहाँ उपग्रह को छोड़ेंगे आसमान में। बोला कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, आप उपग्रह हमको दीजिए, हम आसमान में छोड़ के देंगे, लेकिन हम तकनीक आपको नहीं बताएंगे। बड़ा मुश्किल से तकनीक ईजाद किया था, तो सरकार को क्या इससे पैसा मिलता है। बात समझ में आया? तो हमने कहा कि कुछ ऐसे देश हैं जिनके पास की क्रायोजेनिक तकनीक है, उसी को बोलते हैं क्रायो। इसी से क्रायो निकल के आ गया, यानी क्रायो क्लब का यह देश हो गया। कौन कौन देश है बताओ तो? वर्षा चली गई है। कौन कौन चल सके बताइए तो? रशिया है सर, इंडिया, भारत हो, रशिया, चाइना, अमेरिका और इजराइल। इजराइल है सातवां। मैं गलत भी इससे हो सकता है सर, मुझे पहले जर्मनी था सर, जर्मनी से लेने के लिए मांग भारत कर रहा था, जर्मनी भी। मतलब एक चीज समझ रहे हो, नवादा नलदा भाई भाई हो गया सब। नहीं, वर्षा बोली इजराइल तो ये बोला कि हाँ इजराइल है, नहीं जर्मनी है सर, इजराइल। अभी वर्षा बोली फिर तो से बोला को ना कि बता इजराइल है। दीजिएगा। देखो, पूरी दुनिया में 5 ऐसा देश है जिसके पास की क्रायोजेनिक तकनीक है, और ये इतना पावरफुल इंजन होता है ना कि अगर इस पर ऋतुराज को बैठा दिया जाए ना, 20 मिनट में उसको बाहर फेंक देगा, मात्र 20 मिनट। 20 सेकेंड। सेकेंड नहीं, मतलब 20 मिनट भाई, उतना तो जाने में समय लगता है ना। सब ये सब माइनस बता दीजिए एक बार। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सम्मिश्रण से बनता है सर। हाँ हाँ हाँ, तो जिसको ज्यादा हड़बड़ी है ना, मतलब दिल्ली पंजाब जाने का, उसी को सवार हुआ चले जाए। देखो कौन कौन है ऐसा बात बोलते हैं क्या? तब तुरंत इसे एकदम तुरंत पहुंच जाएगा ना। एक्चुअली होता क्या है कि हमारी क्लास थोड़ी लंबी हो जाती है, समझे ना, चाहते हुए 2 घंटे से कम में संतुष्टि मिलता नहीं है, तो बच्चा सब हो जाएगा बोर, तो बीच में नहीं समझा करेंगे तो सर नाम बताइए। नहीं सर, साइंस एंड टेक हमें इंटरेस्टिंग ही होता है सर, इसमें कुछ बोरिंग नहीं होता। अच्छा, हमको तो सर आपको क्लास में होने में मजा आता है। नाम बता आपको दीजिए। इसलिए मजा आता है देश का ना। नाम बताइए ना, अभी के बस पूछ रहा।
काय मजा आता सर बता दीजिए। छोड़ दीजिए। मैंने बोल ही दिया सर। अभी हम और पल्लवी हाईलाइटेड है सर। हाँ देखो, सर देश का नाम बता दीजिए ना। अरे वो थोड़ी पूछेगा तुमसे, पीटी मेंस में पीटी में पूछना होगा तब नहीं पूछेगा। पूछेगा, हम अपने चुपचाप सुन लेंगे, केवल बता दीजिए। सुष्मिता क्लास में है कि चली गई हैं आप? सर नहीं क्लास में। तो कुछ बोल नहीं रही है ना, तो काउंटर क्वेश्चन कुछ पूछ रही है। हाँ? फ्रांस। फ्रांस। देखो बताओ जी से कौन देश होगा? जापान। फ्रांस है, जापान और फ्रांस, इंडिया, जापान। रशिया, जापान। चाइना। कौन हाँ होगा सर? जापान। जे से जावा भी होता है, जावा सुमात्रा है ना। जावा मतलब मेक्सिकन। छोटा सा। इंडिया, रशिया, यूएस, फ्रांस, जापान। छोटा देश मत कहो, इजराइल छोटा ही है ना, देखी है ना। दूसरा देश में घुस करके अपने ये जो देश का नाम लिखे क्या है? नेट चला जाओ। ये करण ऐसे देश हैं 5 ठो जिनके पास क्रायोजेनिक तकनीक है, क्रायोजेनिक इंजन इनके पास में है। विशेष इसके बारे में आप गूगल कर लेना, पता चलेगा कि व्हाट इज क्रायोजेनिक इंजन। वो चाइना जिस के पास नहीं है सर, चाइना तो सबसे आगे है इसमें सर। किसमें लिखे हैं ना, चाइना कहाँ गया? अच्छा हाँ चाइना। बहुत सारा देश में जैसे हो गया। 6 हो गया सर। अब नहीं बहुत तो सारा इंडिया देश- को छोड़ दो तो 5 गो है ना जी, इंडिया को लेके 6 गो देश हो गया। ठीक है, ये 6 गो देश के पास में क्रायोजेनिक इंजन है। तो अब क्या है कि इंडिया चूंकि सहिष्णु देश है, तो सब देश इस पर आंख लगा बैठे, सर हमको दो तो हमको दो। इंडिया को ईरान ने कंसल्ट किया है, संयुक्त अरब अमीरात ने कंसल्ट किया है, सऊदी अरब ने कंसल्ट किया है इनको। इवन कि पाकिस्तान का जो उसमें डिफेंस मिनिस्ट्री, एक हिमा खान आई हुई थी, हिमा या हिना खान थी ना, विदेश मंत्री थी, बड़ी सुंदर थी पाकिस्तान की। वो भी जब आई थी इंडिया तो बोली कि सर हमको तकनीक आप दे दीजिए, बोला कि ना तुमको नहीं देंगे। तो जितने भी, नारा पानी खा रहा है। अच्छा हाँ हिना रबानी लगाते थे, क्या लगाती थी? ब्लैक गॉगल्स लगाते थे सर, मतलब पूरा पोस्टमार्टम किए हैं कि क्या पहनती थी, क्या लगाती थी। गजब। अभी शायद सर फिर से उनकी पार्टी सत्ता में आ गई है वास्तविक में सर। सर, वास्तविक में बहुत खूबसूरत थी सर। क्या विचार, बात किया जाए द्विवेदी जी? विचार तो अब क्या है हम कि लोग से ज्यादा भारत सरकार से जितने भी यूरोपियन कॉन्टिनेंट के देश हैं, जितने भी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के देश हैं, जितने भी एशियन कॉन्टिनेंट के देश हैं, पहले भी वो सब बोल रहा है सर हमको कुछ मत दीजिए, हमको बस तकनीक आप दे दीजिए। क्योंकि ये तकनीक जिसके पास हो जाएगा ना, वो स्पेस में एकाएक बहुत ज़्यादा जंप करेगा रिसर्च में, डेवलपमेंट। क्योंकि बस इतना हेवी इंजन होता है ना। अब सोचो एक बगल कहीं तुम्हारे पास 100 सीसी का मोटरसाइकिल चल रहा हो, एक जगह तुम्हारे पास बुलेट या कुछ ज़्यादा सीसी का गाड़ी चला, तो कौन तेज निकलेगा? सन से। जिसका इंजन मौजूद है वो निकलेगा सन से। इनको जल्दी काम करता है। तो ये तकनीक हमारे पास में है, तो भारत सरकार के पास एक कॉमर्शियल यूज करने का बहुत ज़्यादा बैकअप मिला हुआ है। लेकिन सरकार इसको नहीं दे रहा, बोला कि नहीं तुम हमारे पास उपग्रह बनाओ, हम तुमको छोड़ के देंगे, तुम तकनीक हम तुमको नहीं दे सकते हैं। बात समझ में आया? तो ये भी उसकी कुछ उपलब्धियां हैं, यानी बताना सरकार को कि भारत सरकार का जो इसरो ने क्या किया है, अपने दम पर बिना किसी की सहायता, कोई इसको मदद नहीं, इवन की क्रायोजेनिक तकनीक बनाने में वर्षा यूएसएसआर ने भी इसका मदद नहीं किया, इन्हें खुद अपने डेवलप किया इन्होंने। तो एक हमारे पास बहुत ज़्यादा मतलब मजबूत विंग है कमर्शियलाइजेशन करने के, अगर हम ये तकनीक इसको बेचते हैं अरबों खरबों डॉलर हमको मिलेगा, लेकिन सरकार नहीं दे रहा है। ये भी तो हमारा क्या उपलब्धि है ना भाई, वाणिज्यिक उपलब्धियाँ क्या इसरो का क्रायोजेनिक तकनीक हमारा उपलब्धि हो गया। हमारे पास ऐसे उपग्रह बने हुए हैं जिसका हम यूज़ तो करते ही हैं, साथ साथ में उसको हम फैसिलिटी अलग देशों को भी देते हैं। जैसे देखिए हो ना, कुछ दिन पहले ही भूटान का उपग्रह को कौन छोड़ा है? इंडिया छोड़ा है। नेपाल के उपग्रह को कौन छोड़ा है? इंडिया छोड़ा है। श्रीलंका के उपग्रह को कौन छोड़ा है? इंडिया छोड़ा है। फ्रांस के उपग्रह को कौन छोड़ा है? इंडिया छोड़ा हुआ है। सिंगापुर का जो सैटेलाइट था, संचार सैटेलाइट, उसको कौन छोड़ा है? इंडिया छोड़ा है। यूएसए का सैटेलाइट को कौन छोड़ा है? इंडिया छोड़ा हुआ है। देखिएगा 2017 या 19 में शायद एक डेट देख लेना, 17-19 होगा, जो इसरो 104 उपग्रह छोड़ा था ना जी आसमान में, खूब इसका नाम हुआ था। इसमें देखे हो ना, फ्रांस का भी सैटेलाइट था, यूएसए का भी सैटेलाइट था, कनाडा का भी सैटेलाइट था, उसके बाद की 2-3 और देश हैं। यानी देखो कितना डेवलप देश है ये सब, इनके पास कुछ कमी है? जी सर, लिखिए ना। क्या अभी तक सर अमेरिका का 226 को सैटेलाइट भारत लॉन्च कर चुका है। 226 नहीं, 336 है। सुनिए पूरा सर, पूरा बोल रहे हैं जो लिखे ना, वो अमेरिका का है, और उसके बाद
जर्मनी का 11 है, इंग्लैंड का 12 है, कनाडा का 12 है, सिंगापुर का 8 है। ठीक है, पीटी स्पेशल नहीं पढ़ना है, मतलब इतना देख लिया। अब सोचो यहाँ ध्यान से कि यदि फ्रांस भी विकसित देश है, यूएसए भी विकसित देश है, कनाडा भी विकसित देश है ना। तो अगर इन विकसित देशों का इसरो क्या कर रहा है, उपग्रह प्रक्षेपित कर रहा है, तो फ्री में तो नहीं करेगा। इसको क्या मिलता है नीता? पैसा मिलता है। बात समझ में आया? सर एक क्वेश्चन था। बोलो। 86,000 करोड़ रुपया अभी तक कमाया है इसरो 2022 तक। बताओ रेशम, तुमको क्या दिक्कत है? तुम बताओ तो क्या खुशी हो? सर हम बोले जब फ्रांस के पास क्रायोजेनिक इंजन है और यूएसए के पास भी है, तो फिर वो इंडिया से क्यों, मतलब इंडिया उसके उपग्रह को क्यों ये कर रहा है, लॉन्च कर रहा है? ठीक। विक्की कौशल कटरीना का शादी हुआ था ना? हंसो मत, सुनो उसका जवाब हम बता रहे हैं। रेशम का हुआ था शादी, तो उस शादी जयपुर में क्या किया भाई? किसी होटलों में कर सकता था, बिहारों में जाके कर सकता था, जयपुर क्या है गया उसके पास? नहीं, मतलब मेरे कहने का मतलब ऐसा है क्या? उत्तर तो सुन लो हमारा, तुम्हारे प्रश्न उत्तर बता रहे हैं। यानी उसके पास बहुत पैसा था, उसके पास बहुत पैसा था, लेकिन जब हमारी आपकी युवराज की जो गरीब लोग का शादी होगा तो कहाँ शादी करेगा? गांव से करेगा, मंदिर में नहीं करेगा, मतलब गांव से शादी करेगा। क्यों? क्योंकि कम पैसा मेरे पास में है, ढाबा में नहीं करेगा, मतलब कम मेरे पास पैसा है और हमारा कम खर्चा होगा। बात समझ में आया? तो रेशम का प्रश्न है कि भाई इसके पास ऑलरेडी इंजन है, तो हम अपना इंडिया को क्यों दिया? तो क्रायोजेनिक इंजन के पास में है तो जरूर, लेकिन जब यह उपग्रह को प्रक्षेपित करता है तो इसका कॉस्टिंग बहुत ज्यादा चला आता है। तो समझ गए सर? समझ गई? जी सर, उसको कॉस्टिंग ज्यादा पड़ेगा और इंडिया कम कॉस्टिंग में आपको ये कर देगा इस वजह से। कम से कम पूरा बात सुन लेती तो हमको संतोष हो जाता है। बीचे बोलती है सर बता दीजिए और बता दीजिए। चलो कटरीना से काम है। शुरू में सर बता दिए कटरीना से काम है क्या? समझ गई रेशम, था दिमाग की साफ लड़की, वो समझ गई कि उसका जवाब आंसर मिल गया। नहीं रेशम, विक्की कौशल के नाम पे उसका जवाब मिल गया होगा। अब देखो इसके आगे ऐसा नहीं है, जब आप पैसा का बात बोले ना तब हम समझ गए क्या हो सकता है कॉस्ट के मामले में वो करना चाहते हैं। हाँ, मेन कॉस्टिंग का होता है ना जी। चलो अब क्या है कि आप कुछ जो हम पेपर भेजे हैं ना, पीडीएफ भेजे, उसको लिख लेना। उसमें थोड़ा सा कुछ आगे एडवांस की बात बताते हैं ताकि जो हमको समझ में आ जाए अच्छे तरीके से। देखो 2008 में क्या था? 2008 एक ऐसा समय था जब हमारे यहाँ भारत में चंद्रयान मिशन फर्स्ट लॉन्च किया गया था। राइट, चंद्रयान मिशन फर्स्ट लॉन्च किया गया था बिना किसी दूसरे देश के सहायता से। यह भी क्या है? इसरो का बहुत बड़ा उपलब्धि है। अभी तक हमारे यहाँ चंद्रयान 3 मिशन हो चुका है। पहला किया गया था 2008 में, दूसरा किया गया था कब सुष्मिता? 2019। चंद्रयान मिशन 2। अब बताओ तो ये कब किया जाएगा? 2022। हाँ ठीक, 2022। अब देखो कैसे कैसे अचीवमेंट हम उसको देखते हैं। यानी जब भारत वाला कब हुआ था? सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही थी। अच्छा 19 में हुआ था वर्षा। जैसे जुलाई 2019। ठीक, 22 जुलाई 2019 को। सर 2008 में सर जब पूरे वर्ल्ड में रिसेशन था तो हम चंद्रयान भेजे थे। हम नहीं भेजे थे, मतलब इसरो भेजा था। हम उस समय हम तो पता नहीं कहाँ थे, याद नहीं आ रहा हमको। मतलब हम भारतीय, मतलब इसरो तो इंडिया का ही। देखो यानी सबसे बड़ा उपलब्धि क्या है भारत इसरो का? तो इसरो का उपलब्धि है चंद्रयान मिशन। ऐसे ही लिखेंगे हम लोग, इसको अपना भाषा से लिखना सब लोग, है ना। इसमें कहते हैं कि भारत सरकार का जो इसरो डिपार्टमेंट है क्या किया? 2008 में क्या किया? चंद्रयान मिशन भेज दिया। और अपने पहले मिशन में क्या था? सफल था? क्या सफल था? पहला ही मिशन सर सफल हो गया। हाँ सफल हो गया। इवन कि यह सफल, यानी भारत जो था पूरी दुनिया में ऐसा पहला देश था, अरविंद कुमार सक्सेना साहब, कि जो अपने पहले ही प्रयास में अंतरिक्ष में चंद्रयान मिशन को लॉन्च करने में सफल रहा। और इस पर जो मिशन लॉन्च किया, जो उपग्रह छोड़ा गया था, तो अभी तक इसका जो डाटा है ना, उपग्रह भेज रहा है किसको? इसरो को। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? जहाँ वर्षा का डेरा है, बेंगलोर में। यानी अभी तक इसका डाटा इसरो को भेजा जा रहा है। तो इसरो क्या करता है? उस डाटा के आधार पर बताता है कि यहाँ पर पर्वत है, यहाँ पर पानी है, यहाँ पर पठार है। इसी डाटा के आधार पर इसरो ने अब क्या किया है? हमारे चंद्रमा पर, चंद्रमा का जो अंधेरा वाला भाग है परियोजना करंट अफेयर्स में, उसमें क्या किया है? डार्क नहीं बोलते हैं,
वाटर आइस, हाँ वाटर आइस का खोज किया है। वाटर आइस यानी पानी का बर्फ, पानी बर्फ, यानी वहां पर क्या किया, समझो ध्यान से कि चंद्रमा का दो को हिस्सा होता है ना जी, एक हिस्सा हमेशा क्या रहता है, प्रकाशित रहता है, एक हिस्सा में प्रकाश नहीं पड़ता, अंधेरा रहता है हमेशा। तो जो अंधेरा वाला हिस्सा है नीता, इसी अंधेरे वाले हिस्से में इसरो का जो चंद्रयान मिशन 1 है उसने बताया क्या है कि यहाँ पर क्या है, पानी है, लेकिन पानी किस अवस्था में है विशेश्वर, तो बर्फ की अवस्था बर्फ में अवस्था में। है ना। यस ये अभी तक ना नासा लगा पाया है पता, ना वो रसिया लगा पता, ना जापान लगा पाया है, भारत लगा पाया है। और बाद में इसको नासा ने पुष्टि भी किया है कि सर आप सही में बहुत सैल्यूट के काबिल है, आपने सही बात पता लगाया हुआ है, कितना बड़ा उपलब्धि हो गया है। तो इसको अगर इसरो चाहे तो इसका कमर्शियल नहीं यूज कर सकता है भाई। चंद्रमा को इसे पल्लवी का परसों शादी होगा, सुष्मिता का शादी ब्याह होगा, तो लोग तो पूजा करती है ना जी चंदा मामा का, करवा चौथ करती है, क्या क्या करती है, तो पानी पिलाता है लोग कल का या नल का। अगर चंद्रमा का पानी मिला तो कितना शुद्ध हो जाएगा जी बताओ, पर्व तो बहुत बढ़िया मान जाएगा। सब्सिट्यूट नहीं किया तो फिर चल जाएगा चंद्र पे। चीन को चीन बोलते हैं, चीज को समझो, मैटर को कैसे घुमाना पिलाना है। तो अगर सरकार चाहे, इसरो अगर चाहे तो उसको नहीं कमर्शियल यूज कर सकता है जी। हमारी हिंदुस्तान में भक्त की कमी थोड़ी है, एक ढूंढो 10 मिलेंगे तुमको वर्षा। तो सरकार बोलेगा कि हाँ करवा चौथ करने वाली स्त्री के लिए विशेष पानी चंद्रमा से लाया गया हुआ है, बहुत मार्केट में चलेगा, सरकार कम पैसा तो थोड़ी चलो इसी पे एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। है। सबसे अच्छा तो सब चांदी पे भेज दिया जाए। ये जलना जाओगी चांद पे जाएगी तो सर वहाँ फ्लाइट का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, किसका, जमीन बिक रहा है वहाँ जमीन बिक रहा है। अच्छा बिक रहा है। पल्लवी जी अभी पहले कहाँ वो- से दीजिए सुष्मिता कभी आएंगे घूमने फिरने के लिए, हमको घुमा घुमा दीजिएगा चंद्रमा में, देख लीजिएगा, यस सर। भी खरीदने वाली है सर। है ना। देखो हाँ अभी टाइम लगेगा। अब क्या है कि चंद्रमान, ये तो 1 का मिशन तो हो गया हमारा। चंद्रयान 2 मिशन जो है इसने भी क्या किया है, रोवर और क्या है पूरा लैंड रोवर सब है ना, इसने क्या किया है यहाँ पर उसकी मिट्टी का पता लगाया कि मिट्टी का कैसा वहाँ क्वालिटी है, कैसा पहला में जो था सर चंद्रयान फर्स्ट में, क्या सर, तो पहला चंद्रयान में कौन सा प्रो पता लगाया था पानी का, कौन सा प्रो देता है, हाँ मतलब यंत्र जैसे अभी बताया ना रोवर, जी, जो मून इम्पैक्ट प्रोब था जो पानी का पता लगाया हुआ था, क्या मून इम्पैक्ट प्रोब, उसके जरिए पता चला था। वाटर आइस बोले। ठीक है, ये भी एक जानकारी है ना। अब चंद्रयान मिशन सेकंड में क्या कर रहा है कि यह सेकंड मिशन जो है वह भी हमको क्या करेगा, वहाँ की मिट्टी की जांच करता है, वहाँ की खनिज की जांच कर रहा है। और चंद्रयान मिशन थर्ड क्या करेगा, इसको कुछ और डेवलप लेवल पर चला जाएगा। और भारत सरकार का जो चंद्रयान मिशन ये जो है वह क्या है कि दुनिया के चंद्रयान मिशन से बहुत कम समय में होता चला जा रहा है। कितना अच्छा बात है ये, आई बात समझ में। ये भी क्या है कि हमारा इसरो का बहुत बड़ा उपलब्धि है। ठीक, अब देखो ऐसे तुम लिख लेना जो करके, आगे क्या क्या उपलब्धि है इनकी, क्या क्या छोड़ने वाला है बताओ तो कोई आदमी। आदित्य सर। हाँ वो लिख लेना आप लोग। देखो अब क्या इसी को लिख लेना, आगे में क्या लिखना, कुछ और लिखना कि आगामी लक्ष्य। या आगामी लक्ष्य का मतलब क्या होगा कि रोमांचक लक्ष्य में वाला आ जाएगा। रोमांचक लक्ष्य में क्या क्या है, आदित्य मिशन है, मंगल मिशन है, जुपिटर मिशन है। इवन की क्या है कि कुछ दिन पहले ही लगभग 2020 में इसरो के उपग्रह ने एक अंतरिक्ष में एक नया ग्रह का खोज किया है, जिस ग्रह का जो डायमीटर है ना वर्षा, वो बृहस्पति ग्रह से 1.4 गुना बड़ा है। क्या है, क्या यूरोपा है ना। इसको फिर से बोलते जैसा अब यूरोपा है कि आश्रम का भोपा भाई है, वो तो खैर अच्छा पल्लवी हंसती है, बच्चा ही हंसती है ना, जैसे छोटा बच्चा हंसता है ना, अंतराल ले लेकर ब्रेक ले लेकर, क्या तो पल्लवी पता नहीं। जो भी हो। देखो तो बृहस्पति, इसरो ने क्या किया है 2020 में बाहरी अंतरिक्ष में बृहस्पति के आकार से 1/4 गुना क्या किया है, ग्रह का खोज किया है कि जिसका आकार बृहस्पति बहुत बड़ा है। अभी तक हम लोग क्या जानते थे, ऋतुराज की है तो बहुत बड़ा ग्रह कौन है हमारा, बृहस्पति है। लेकिन जब इसको अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसको मान्यता दे देगा, उसका कुछ नाम डाल देगा, तो अब ये बड़ा ग्रह हो जाएगा। तो ये भी एक उपलब्धि है ना कि भारत का जो इसरो एजेंसी है वह दुनिया को अंतरिक्ष में छिपे अनसुलझे बना के लिख रहे तो भूमिका में अनसुलझे मतलब अच्छा सा अलंकृत करके उन बातों को उजागर कर रहा है जो अभी तक कोई दुनिया नहीं पता लगा पाया है। आई बात समझ में। हम लोग गीता को भेज रहे हैं। हाँ बताओ। ये 1.4 गुना इससे बृहस्पति से बड़ा। हाँ बृहस्पति से बड़ा है।
बहुत बड़का है भाई, उसमें कितना पृथ्वी चला जाएगा उसमें। ठीक है, चलो उसमें आगे और कुछ लिखते जाना, जैसे याद आएगा उसको जोड़ के लिखते चले जाना। अब देखो समझो 2020 का एक ऐसा समय था ना पल्लवी कि जब उस समय क्या था, कोरोना था ना। अगर कोरोना नहीं होता तो पल्लवी हमारे यहाँ पर वो नहीं करती, पल्लवी चली जाती पटना और दीपक सर से पढ़ सर वहीं से तो आ गए एक मंथ रह के, घूम इस घाम बार के। के। हाँ एक मंथ रहे फिर आ गए, अब जाने का ही मन नहीं करता है वहाँ। नहीं जाओ घूम फिर लो, पटना है ना, अच्छा जगह होगा। देखो अब इसरो की उपलब्धि में कैसे कहेंगे, कॉमर्शियल उपलब्धि में बताओ तो कि जब कोरोना का समय हुआ था वर्षा, तो सब लोग क्या था, घर में दुबका पड़ा हुआ था। वर्षा वर्क फ्रॉम होम कर रही थी और हम अपना वर्क फ्रॉम हम भी होम कर रहे थे, राइट। लेकिन इसरो ने क्या किया कि उसको भी एक अवसर में भुना दिया, यानी आपदा में अवसर जो हम लोग पढ़ते हैं ना राज, वो इसरो ने भुना दिया। क्या भुनाया कि जब हम 2020 में कोविड से लड़ रहे थे, जब हमारे पास कोई इक्विपमेंट नहीं था, तो इसरो ने क्या किया था, 3 प्रकार के वेंटिलेटर का क्या किया, क्या उसको बोलते हैं, कैसे लिखा था वेंटिलेटर, वेंटिलेटर की खोज किया, प्राण वायु और स्वास्थ्य। अरे खोज नहीं किया जी, बनाया क्या? वेंटिलेटर का निर्माण किया या आविष्कार किया। क्या क्या नाम है उसका बताओ तो, प्राण वायु और स्वास्थ्य। प्राण वायु एंड और स्वस्थ। स्वस्थ कहीं कहीं श्वास लिखा हुआ है, देख लेना है ना। अब देखो जानता तो सब लोग सब बचा, लेकिन इसको तुम लोग मेंस में शायद नहीं लिखते, नहीं लिखते, ईमान से बोलना, झूठ नहीं बोलना कोई आदमी, नहीं लिखते सर। जान सब लोग रहा है, ठीक, ये भी उपलब्धि है ना। और इसको क्या किया, इसको वेंटिलेटर, चूंकि कोविड का समय था तो भारत सरकार ने क्या किया, इसको बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में फ्री दे दिया सरकारी अस्पताल में, और इसको क्या किया, कुछ जगह इसको सेल भी किया है विदेशों में, इंडिया में भी इसको सेल किया है। तो सेल किया था, पैसा किसको मिलेगा, नहीं था इसरो को मिलेगा ना जी, इसरो को मिलेगा तो क्या उपलब्धि ना, वाणिज्य की उपलब्धि इसका हो गया। ठीक, अब देखो 2020 में ही क्या था कि पूरा दुनिया कोरोना से लड़ाई कर रहा था, कि हमारा जो क्या नाम था, इसरो था, वो अंतरिक्ष में अपना विकास का झंडा गाड़ रहा था। 2020 में ही भारत का इसरो ने क्या किया, 3 सफलतम मिशन को अंजाम दिया, जो सारा मिशन क्या हो गया, सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। सबसे पहला मिशन का नाम है, उस मिशन का नाम है GSAT-30। वही है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट जो हम लोग बोलते हैं। जीसैट का क्या मतलब होता है, मैंने बता सकता है, देखो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी घरेलू है ना, मतलब अपना घर का यूज करने के लिए है। बेसिकली यह क्या था, संचार व्यवस्था को पूरे भारत में सुचारू रूप से चलाने के लिए इसको क्या किया गया था, अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। ठीक, दूसरा क्या था, EOS-1। इसका क्या मतलब हुआ, EOS का E का मतलब हो गया अर्थ, O का मतलब हो गया ऑब्जर्वेशन, इसका मतलब सैटेलाइट। यानी अब दूसरा उपग्रह क्या छोड़ा नहीं था इसरो ने, कि EOS यानी क्या, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। और इस सभी से ना पैसा कमाया है सरकार, अपना तो यूज करबे किया है, लेकिन कुछ देश के अनुरोध पर इसका डाटा उन्होंने क्या किया है, विदेशों को भी दिया। बोले सर हमारा कुछ इनपुट डाल दिए, तो कोडिंग डिकोडिंग का होता है, उसको भी क्या किया, पैसा कमाया इन सब क्या नाम है उनका, उपग्रह से। तीसरा क्या है, CMS-01। ये क्या इसको बोलते हैं, CMS मतलब होता है कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट, यानी यह भी क्या था कि संचार उपग्रह था। यानी भारत के गांव के दूर दराज इलाकों में जहां पर नेटवर्क नहीं पहुंच पा रहा है, वहां तक क्या करना है कि वहां तक आपको संचार उपलब्ध करवाने के लिए उपग्रह को छोड़ा गया हुआ था, ताकि हमको घर बैठे सब काम मिल पाते। ये भी उपलब्धि है ना। तो अभी तो अपना विकास के लिए कर रहा है, लेकिन जब हमारा डंका बजेगा पूरे दुनिया में कि अंतरिक्ष में हम आगे जा रहे हैं, तो हमसे लोग संपर्क करेगा ना जी, कि भाई सर हमको जरा मदद कर दीजिए आप जिसमें तकनीक में। ये भी क्या है, इसकी उपलब्धि है। यहाँ तक समझ में सारे बच्चों को आ गया, कोई दिक्कत? थर्ड वाला क्या बोले सर, CMS-0? नैनो सैटेलाइट सर भारत में बनाया है। हाँ भारत, क्या बोले तू राज? थर्ड वाला का क्या उपलब्धि है, CMS? अरे CM का मतलब कम्युनिकेशन सैटेलाइट, संचार वाला, कि जहाँ जैसे जंगल में चला गया, अंडमान निकोबार में चला गया, वहाँ फोन तुम, जहाँ कौन मरा था, मेयो के सर वो डायरेक्ट सर वो उपलब्ध कराता है संचार व्यवस्था, डायरेक्ट सेवा है। जैसे वो किसी भी स्थिति में सर उनका लाइन जो है वो डिस्कनेक्ट नहीं हो सकता।
पहले था ना युवराज की अंडमान में दुर्गम इलाका नहीं सर। अंडमान में तुमको नेटवर्क नहीं पकड़ता था, अंडमान निकोबार में, लक्षद्वीप में, समझ में आया? तो जब इसको छोड़ा गया है, तुम देखे ना कि मोदी साहब गए थे 21-20 में अंडमान में लॉन्च करने, इनोवेट करने के लिए, कि अंडमान के जंगल में भी, लक्षद्वीप के जंगल में भी तुम क्या कर सकते हो, फोन से यूज कर सकते हो, फोन यूज कर सकते हो सैटेलाइट के माध्यम से। ये भी क्या की उपलब्धि। तो अभी बताओ कि हम जब इतना डेवलप, अभी तो हम अपना डेवलप कर रहे हैं, लेकिन जब दुनिया को पता चलेगा तो इसका कमर्शियल यूज होगा कि नहीं होगा? जरूर होगा। सर एक बार EOS 1 का बता दीजिए, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। EOS का जो काम होता है पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, यानी यहाँ पृथ्वी पर जो कृषि कैसे हमारा, और कृषि कितना क्षेत्र है, हमारे पास कितना है, वन कितना है, बंजर भूमि कितना है, सबका फोटो खींच के इसरो के डिपार्टमेंट में भेजता है। हमारे यहाँ क्या कि किस राज्य में आपदा आने वाला है, किस राज्य में आपदा का कितना प्रकार का इमेज है, कैसे पता चलता है न्यूज वालों को, सरकार को, सब फोटो पर क्लिक करके भेजता है। आई बात समझ? ये होता है EOS, अर्थ हो गया, पृथ्वी पूरा अवलोकन करता है, धरती पर जो भी जहाँ चीज रहता है सबका यह पता करेगा यहाँ। आई बात समझ? ये होता है EOS। इसके अलावा जो भी हम PDF भेजे हैं सबको पॉइंट को यहाँ नोट कर देना है। यही आपका क्या है, इसरो का उपलब्धियां है। अब यहाँ पर समझो, ये तो वाणिज्यिक उपलब्धि हो गया पैसा कौड़ी का, लेकिन अब क्या इसरो, अब देखो एक समस्या, ये तो अभी उपलब्धि लिख लोगे सारे बच्चे, हमने आपको कम बताया, उसमें जो PDF है सबको दिया होगा, वहां से लिख लेना, क्योंकि हमको उसी को पढ़ाएंगे क्या मतलब बनेगा, आपके पास ऑलरेडी है ये है। अब देखो, अब इसरो के पास में है, तो इसरो के पास क्या है कि काम का बहुत ज्यादा लोड है, काम का क्या है, बहुत ज्यादा लोड है। तो इसको जो कॉमर्शियली हम यूज करेंगे, एक्सपेंशन देंगे वर्षा, तो अकेले तो इसरो नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए भारत सरकार ने इसकी समस्या को समझा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने विभिन्न प्रकार के 2-3 10-15 सालों के अंतराल पर इसरो के भीतर 2 प्रकार के वाणिज्यिक शाखा का स्थापना किया है। समझो ध्यान से, नीता, इसरो क्या किया, अकेले इतना काम तो नहीं कर पाएगा ना, लोड बहुत ज्यादा वर्क का है। जैसे मान लो नीता घर में पापड़ों बनाए और नीता पूरा घर घर बेचने भी जाए, मान लो कुटियो 2 के माध्यम से, तो नीता कितना परेशान हो जाएगी। लेकिन नीता घर में पापड़ बनाएगी, पल्लवी को वहाँ लेबर में रखेगी, पल्लवी तुम जाओ बेच करके आओ, तो दोनों का सहयोग से काम होगा। उसी प्रकार इसरो अपना प्रोडक्ट बनाया और क्या किया, 2 एजेंट को बहाल किया कि जाओ मेरे प्रोडक्ट का तुम प्रचार करो, प्रसार करो, दुनिया में मिलो और बताओ कि हमारा प्रोडक्ट ऐसा है, तुम उसको सेलिंग करने में हमारा मदद करवाओ। तुमको हम बदले में क्या देंगे, कमीशन देंगे, शेयर देंगे। समझ में आ रहा है मिश्रानी? यस सर। हाँ ठीक। देखो तो 1992 में, यह कब समय होता है बताओ तो, जब हमारे हिंदुस्तान में, माइक बंद कर लो, जब हमारे हिंदुस्तान में LPG आता है, ठीक है। LPG मतलब क्या, लालू प्रसाद गया नो सर। नहीं सर, ठीक है। और 2019 में एक और संगठन का स्थापना किया जाता है। देखो 1992 में एक नाम सुने होइएगा आप लोग कि एंट्रिक्स, ANTRIX, है ना, इसको हिंदी में भी वही बोलते हैं, एंट्रिक्स नाम है इसका, वैसे एंट्रिक्स। किसका यहाँ पटक हो रहा है? आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए। के उठा पटक हो रहा है, ठीक है। देखो 1992 में क्या हो गया, एंट्रिक्स का स्थापना किया गया, और 1992 में क्या हो गया, न्यू स्पेस इंडिया। 2019 में है सर, वैसे तो हम बोले हैं, क्या बोल दिए हम, 1992 बोले सर। नहीं, तो यहाँ लिखे एंट्रिक्स लिखे 1982 का, और यहाँ 2019 में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का स्थापना किया गया। आई बात समझ में सारे बच्चों को? ठीक। अब दोनों क्या है, यह दोनों विंग जो है वह अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत ही एक स्वतंत्र संस्था है। अब समझो यहाँ ध्यान से, क्या होगा वर्षा रेशम, इसरो उपग्रह बनाएगा, इसरो PSL भी बनाएगा, इसरो GS, जो भी इसरो डेवलपमेंट करेगा। अब यह इसरो क्या करेगा, एंट्रिक्स को भी बताएगा, इसके हेड को मीटिंग करके, और न्यू स्पेस इंडिया को भी बताएगा मीटिंग करके कि हम इसरो ने, हमने यह बनाया है कि आप हमारे प्रोडक्ट को बेचने का प्रयास करो, बिकवा मार्केट में, ठीक। तो दोनों क्या करता है, दोनों का यही काम होता है कि इसरो के द्वारा बनाया गया जो भी तकनीक है, जो भी सुष्मिता संचार उपग्रह है, सुष्मिता हो क्लास में, संचार उपग्रह है, या जो भी प्रकार का नया उनका आगामी लक्ष्य है, मिशन है, उनको बताने का काम कौन करता है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, और इसको एंट्रिक्स करता है। और ये कस्टमर को पकड़ के ढूंढ के लाता है,
कभी आप लोग बाहर जाइए खाना खाने के लिए होटल में, मतलब दूसरे राज्य में, देखे ना, अगर लाइफ होटल है तो पकड़ के आपको बोलेगा सर हमारे यहाँ खाओ, तो मेरे यहाँ खाना बनता है। देखो ना कभी, चाहे कपड़ा का दुकान हो या फिर थिएटर हो, हर जगह आपने केस को देखा होगा। इनका बस यही काम ये होता है। मेट्रो के केस में ज्यादा देखते हैं, स्टेशन जो कहते हैं। हाँ, स्टेशन पर टेम्पो वाला पकड़ेगा कि आइए सर हम लेके चलते हैं, कूली पकड़ेगा, है ना। उसी प्रकार इस सबका वही काम है, यानी ये सब कूली का काम करता है दोनों। इंडिया इनका यही काम क्या होता है कि जो भारत, समझो दोनों का काम क्या है, यह दोनों वास्तव में क्या है कि यह दोनों जो है इसरो का क्या है, वाणिज्यिक शाखा है। वाणिज्यिक शाखा है जो इसरो के प्रोडक्ट को, इसरो के क्या होता है, प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है नीता, उत्पाद को कहाँ बेचता है, दूसरे देश को बेचता है। प्लस देखो यहाँ पर किसको बेचेगा, दूसरे देश को बेचता है। और प्लस जो हमारे यहाँ बड़े बड़े उद्योग हैं, बड़े बड़े औद्योगिक घराना, टाटा बिरला, डालमिया, सिंघानिया, उन सबको क्या करता है, बेचता है अपना प्रोडक्ट को। बात समझ में आया। देखोगी ना, अगर हम लोग छुट्टी मनाने कहाँ जाते हैं भाई, पटना से निकलेंगे तो गोवा जाएगा, चाहे बम्बई जाएगा, नहीं जाएगा। लेकिन जो बड़े बड़े नेता होते हैं उद्योगपति, तो क्या आइलैंड में जाता है छुट्टी मनाने। आइलैंड समझते हो, वहाँ पर नेटवर्क नहीं रहता है, लेकिन फिर भी वो बात करता है। उसके पास कौन सा फोन होता है, स्लाइड फोन होता है, तो वो फैसिलिटी कौन देगा तुमको, गवर्नमेंट देता है, उसका चार्ज बहुत ज़्यादा होता है। आई बात समझ में। तो ये दोनों का वही काम होता है। तो इसका क्या किया है, अब ये कस्टमर को लाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा कि हमारे भारत में बहुत सारे कंपनी है, देखो जैसे कि EADS बेंगलोर में सब तुमको मिलेगा, अवंती समूह, DLF समूह, तो जो भी बड़े बड़े मतलब समूह इंडस्ट्री विंग है, उन सबको इसरो क्या करता है, संचार उपग्रह का क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। उनके कुछ सीक्रेट कोड्स होते हैं, उनके कुछ सीक्रेट मिशन होते हैं, उनको कोडिंग डिकोडिंग करके प्रोटेक्ट करता है, हर प्रकार का उनको देता है। स्पेक्ट्रम इसी को बोलते हैं क्या सर? स्पेक्ट्रम अलग चीज हो गया, वो तो जो हम लोग टीवी में देखते हैं फ्रीक्वेंसी से, या फिर रेडियो सुनते हैं, या फोन से बात करते हैं, वो हो गया स्पेक्ट्रम। अब कभी देखो ना कि हमारा डाटा रिकॉर्ड होता होगा जब सैटेलाइट फोन यूज करते हैं। हाँ, होता नहीं, सब इसरो के पास में होता है ना, वो आम इसरो को ऐसे थोड़ी दे देगा भाई, भारत सरकार का बड़ा कंपनी है ये। अब देखो, अब यहाँ दोनों से मान चलो कि एंट्रिक्स और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड गया रेशम के पास, बोला रेशम जी इसरो की तरफ से हम आए हैं, हम आपको क्या करेंगे, ये फैसिलिटी देंगे। रेशम बोले कि ना हमको समझना चाहिए, हमारे लिए आप ऐसा बना सकते हैं क्या, बोलेगा ठीक है कोशिश करेंगे। तो रेशम से क्या किया, एंट्रिक्स हो चाहे न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड हो, वो प्रोडक्ट लिया और कहाँ गया, इसरो के पास में गया। इसके जो वैज्ञानिक होते हैं वो उनको बोलता है कि सर हम रेशम जी के पास में गए थे, उसने हमको बताया कि हमको ये प्रोडक्ट बना करके आप दो, तब हम खरीदेंगे। तो इसरो के वैज्ञानिक क्या करते हैं, बोले ठीक है हम बना देंगे। तो इसरो के जो वैज्ञानिक होते हैं वो कस्टमर के जो भी उनका नीड होता है, उनके जरूरत के आधार पर भी उपग्रहों को निर्माण करते हैं, किसी तकनीक का निर्माण करते हैं और उनको प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे मान लो हम गए म्यांमार गए अपना प्रोडक्ट लेकर के, म्यांमार सरकार बोला कि नहीं हमको जरूरत नहीं है, हम तो दूसरा देश से ले रहे हैं कि आपने ले यह सेटेलाइट बनाइए या फैसिलिटी हमको दीजिए। तो म्यांमार की सरकार के कहने पर इसरो क्या करेगा, उससे पैसा लेगा। इसरो क्या करेगा, चंद्रशेखर उनके अनुसार में जो भी तकनीक होगा वो डेवलप करेगा, बदले में उसको फंड मिलेगा। ये भी तक इसका कमर्शियलाइजेशन हो गया, नहीं हुआ, नहीं बोल रहे हो? यस सर। सब लोग केवल यस बोल रहा है, बात समझ में आया? अब देखो, अब क्या हुआ है कि अब इसरो ने क्या किया है कि अपना वेबसाइट पर एक सेलिंग विंग पोर्टल भी खोला है। सेलिंग विंग पोर्टल यानी इसरो क्या करता है, अब अपना उसके वेबसाइट पर जाओगे तो वहाँ पे एक सेल डिवीजन लगा हुआ है अलग से, वहाँ पर जाओगे, वहाँ पर तुम क्या करोगे, तुमको वहाँ जो भी चीज़ खरीदना है तुमको मिल जाएगा। देखो क्या खरीदेगा, जैसे अगर तुम्हारा मन होता है कि हम इसरो का टैग लगा हुआ, जैसे ये पहनी है ना, क्या नाम है, पल भी देखोगी ना, पीछे लिखा रहेगा आई लव वृंदावन, हंस रहे हो जी। तो क्या होगा कि अगर तुमको इसरो का कोई शर्ट पहनना है, टी शर्ट पहनना है, तो लिखा रहेगा इसरो का, यहाँ लिखा रहेगा इसरो का, यानी दिखने में लगेगा अच्छा, तो टी शर्ट भी तुम वहाँ से परचेज कर सकते हो। जैसे मान चलो कि कभी पांडे जी का बर्थडे हुआ, कोई चंद्रशेखर गया उनको विश करने के लिए, तो कुछ लेके जाएगा ना जी, खाली जाएगा तो बोल फील होगा चंद्रशेखर कि भाई हम कुछ लेके नहीं गए। तो क्या करेगा, डेयरी मिल्क वाला लिखता है क्या, और फोटो चिपका के देता है, उस पर फोटो चिपकाएगा ना। तो अब इसरो कप भी बेचता है चाय पीने वाला, जिसपे तुमको क्या लिखा रहेगा, इसरो का लोगो लिखा रहेगा। यानी अब इसरो क्या करता है, जो मतलब ये व्हाइट गुड्स होते हैं चंद्रशेखर, उसमें भी क्या कर रहा है, आप उसके पोर्टल से जाकर खरीदिए और तुमको क्या होगा, बेचेगा, पैसा कमाएगा नहीं कमाएगा, इस सब ने उसके वाणिज्य को उपलब्धि हो गई।
कहीं कुछ नहीं पढ़ना है, पल भी नोट्स फोर्स, बस बेसिक चीज को समझो, तुम बहुत आराम से लिख लोगे। अब जरा बताओ तो, अगर तुमसे क्वेश्चन पूछेगा बीपीएससी, उसकी उपलब्धि बताओ तो लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे? यस सर 100% ठीक है, लिख लीजिए। लिख लो। 100% से। हाँ बिल्कुल, मतलब नॉर्मल चीज में उसको समझ करके लिखना है। और भारत सरकार का बहुत सारा ऐसा विक्की आता है जाता है, क्या बात है जी, कुछ झगड़ा हुआ क्या कटरीना उटरीना से? घर का झगड़ा है तो घर में ही रखो भाई, क्लास तो कम से कम कंटिन्यू करो। सर आप भी तो पब्लिक कर रहे हैं सर। चलो आप जो है ना, कुछ उसमें आके बोल दो, आप जो है ना क्या जानते हो ना ऋतुराज की, अकेले यहाँ रहते हैं दिमाग वो फुला जाता है कई बार, किसी से हंसी मजाक करें हम, है ना, तो क्लास के लिए समय मिलता है नहीं, इसलिए तो बोलते सर बीच में मिल लीजिए हम लोग से। हाँ आप तो वहाँ कहाँ है, किशनगंज रहते हैं, हम यहाँ रह रहे हैं, नहीं ऑनलाइन सर, ऑनलाइन मिलना है। संडे को मिल गया कीजिए। अब तो खैर रेगुलर मिलेंगे, 2-4 दिन के बाद सब मास्टर साहब का नया मिल गया तो सबका भी यूपीएससी का पेपर है, कोई टीचर ढंग का मिल नहीं रहे हैं हमको, आप भी पढ़ाइए सर। और खाना करेंगे नहीं, है ना। अच्छा केसरी भाग गई, फिर ये समझ में आपको आ गया, यानी इसरो क्या है, उसको आगामी जो भी हर चीज को जोड़ के लिखो। अब इसरो का आने वाले समय में टी शर्ट सबको मिल रहा है, इसरो कार बनाएगा, मोटरसाइकिल, हर चीज बना के वो बेचेगा मार्केट में। बेसिकली हमारा उद्देश्य क्या है कि इसरो का डेवलपमेंट तो करना है ही, साथ साथ उससे जो हमको इनकम होगा, उस इनकम को हमको क्या करना है, देश के विकास में लगाना है। अपना जब स्थापना हुआ था 1992 में इसका स्थापना हुआ था, तो 2008 में एंटिक्स ने काम करते करते भारत सरकार को 950 करोड़ रुपया का क्या दिया था, व्यापार करके दिया था। बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, समझो यहाँ पर पॉइंट को। 1992 से स्थापना होने के बाद में वर्षा एंटिक्स जो था, जो क्या है इसरो का कॉमर्शियल विंग है, उसने क्या किया युवराज कि भारत सरकार को 950 करोड़ रुपया कमा करके दिया। यह बात गया किसको, इसरो के चेयरमैन के पास गया, चेयरमैन बताया किसको, पीएम को। उस समय पीएम कौन था, मनमोहन सिंह। सॉरी मैं फिर से डिस्कनेक्ट हो गया था, आप बता देंगे क्या? पता नहीं आज क्या हो रहा है। हम आदमी है ना, एक कैपेसिटी होता है बोलने का। नहीं सर सही बोल रहे हैं, अभी हम दोबारा से रीज्वाइन किए, पता नहीं आज क्या हो रहा है, बार बार सर हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। ऐसा ही होता, जब समय नजदीक आता है तो ऐसा ही होता रहता क्लास के समय में। देखो 2008 में क्या किया, जब भारत सरकार को 950 करोड़ रुपया, रागनी हो क्लास में जी, कि चली गई लड़की है, चली गई गंगा घाट घूमने चली गई होगी लड़की। 950 करोड़ रुपया कमा करके दिया, तो भारत सरकार खुश होकर के बोला एंटिक्स को, भाई जाओ हम तुम पर बहुत खुश हैं, तुमको हम क्या दे रहे हैं, मिनी रत्न का दर्जा दे रहे हैं, लघु रत्न कंपनी का दर्जा, है ना। यानी अब क्या हो गया है, लघु रत्न कंपनी हो गया है। अभी ये नहीं हुआ, भी हो जाएगा आज न कल। यानी देख रहे हो ना कि कॉमर्शियलाइजेशन कैसे हो रहा है इसका। बताइए तो क्या नाम है, सुस्मिता, सीरीज समझ में आपको आया है इसरो का उपलब्धि क्या क्या है? सो कुछ नया, ये जो 950 करोड़ दिया है वो एंट्रिक्स दिया हुआ है। हाँ एंटिक्स कमा करके दिया है इसरो को। इसरो तब वो खुश हो गया, कौन, भारत सरकार, बोला कि ठीक है तुमको हम लघु रत्न का दर्जा देते हैं। ये भी कमा करके देगा तो इसको भी दर्जा दे दिया जाएगा। आई बात समझ में? ये आपका क्या था कि आज पहला दिन का क्लास था, उम्मीद करते हैं कुछ नया सीखे होइएगा। और बाकी क्या कीजिएगा, एक क्वेश्चन का आंसर लिखिए आप लोग, क्वेश्चन लिखो सारे बच्चे, बोले क्वेश्चन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, नीता आज नहीं बोल रही है, नीता सुस्त है। रागनी क्लास में आती जाती बोल नहीं रही थी लड़की कुछ। इसरो ना, इसरो की, सर क्वेश्चन फिर से बोल दीजिए। इसरो की वाणिज्यिक उपलब्धियों पर प्रकाश डालें। अगर लिखने का मन नहीं होगा ना इसका आंसर, तो क्या करना, पेज पे टॉर्च मार कैमरा से फोटो खींच वही काम करना। इसरो की वाणिज्यिक उपलब्धियों पर प्रकाश डालें, जितना आप जानते हो उसको लिखिएगा, उसी में आगे लिखो। क्या कुछ नहीं, उसके आगे लिखो इसके अगले रोमांचक मिशन क्या है, इसके अगले रोमांचक मिशन क्या है। हम लोग को मास्टर साहब इतना नहीं पढ़ाते थे भूख भूख के, मतलब बताया नहीं करता था वो सब, है ना। चलो इंग्लिश में लिख लीजिए,
वर्षा है? अच्छा इंग्लिश में लिख लो। डिस्क्राइब द कॉमर्शियल अचीवमेंट ऑफ इसरो। ज्योति झा क्लास में हो कि निकल गई? चलिए, डिस्क्राइब द कॉमर्शियल अचीवमेंट ऑफ इसरो। निकल गई, ज्योति कुमारी है। अच्छा ज्योति कुमारी हो क्लास में? जो बोल नहीं रही हो लड़की है तब से। आप नाम लेके पूछवे नहीं करते हैं तब ना सर, साहब को लीजिए तब बोलेगी। व्हाट इज इट्स नेक्स्ट एक्साइटिंग मिशन? व्हाट इज इट्स नेक्स्ट एक्साइटिंग मिशन? इसमें सारे बच्चे का कॉपी देखेंगे कौन बेहतर लिखता है ना। चलो क्वेश्चन जो था भारतीय अंतरिक्ष संस्थान संगठन वाणिज्यिक प्रकाश, हाँ प्रकाश डालना है। उसका अगला सीरीज था कि इसके अगले रोमांचक लक्ष्य को बताएं या लिखिए, ये हमने पूछा।